हेलो एंड वेलकम डियर कैंडिडेट। स्वागत है आपका रीजनिंग रनवे के शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज इतिहास के अंतर्गत हम लोग सबसे ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक में से एक सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में बात करेंगे और इसके बारे में हर तथ्य को, हर कॉन्सेप्ट को, हर एंगल से जानने का प्रयास करेंगे जो भी हमारी परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण रहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करें तो कुछ बातें हमें थोड़ी समझनी चाहिए कि ये सभ्यता है क्या, है ना? कहाँ से आई, कैसे आई, तो उसके पीछे क्या इतिहास है, वो सारी बातें इसके बारे में जाननी हमें चाहिए। तो उन पर थोड़ा-सा प्रकाश डालेंगे। लेकिन उन पर प्रकाश डालने से पहले कुछ बात बताना चाहता हूँ मैं आप लोगों को। जब अंग्रेज़ इंडिया आए, तो इंडिया आने के बाद अंग्रेज़ों ने एक नारा खूब लगाया और भारतीय लोगों का ये कहकर के मज़ाक उड़ाया कि भारतीय लोग क्या हैं, अनसिविलाइज़्ड हैं, असभ्य हैं और हम उन्हें जो है सभ्यता सिखाने आए हैं, हम उन्हें सभ्य बनाएँगे। यहाँ के लोग केवल ऐसे रहे हैं कि इन पर जो है केवल जो है विदेशी ताकतों ने आक्रमण किया है और इनको अपना गुलाम बना कर के रखा है। यानी कि अंग्रेज़ों के आने से पहले मुग़ल और उनसे पहले दिल्ली सल्तनत या जो भी मुस्लिम आक्रमण हुए, तो उन सब का हवाला देते हुए उनका सिर्फ़ ये मानना था कि भारतीय लोगों की अपनी कोई संस्कृति, कोई सभ्यता नहीं है और ये लोग एक तरह से जंगली हैं, इनका कोई इतिहास नहीं है। अब जब भी अंग्रेज़ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, तो हमें थोड़ा मजबूरन चुप होना पड़ता था, शांत रहना पड़ता था कि भई देखो ऐसा है कि अब हम इसका क्या जवाब दें? क्योंकि हमारे साथ विडंबना ये रही है कि भारत में इतिहास लेखन की जो परंपरा है, वो उसके प्रति हम लोग ज़्यादा अवेयर नहीं थे। हमारा जो रुझान रहा है वो धार्मिक धर्मशास्त्रों की ओर ज़्यादा रहा है। हम लोग नैतिकता की ओर ज़्यादा रहे हैं झुके हुए। तो इतिहास की तरफ हम लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर भी इतिहास के लिखा गया तो उस इतिहास को तोड़-मरोड़ दिया गया मध्यकाल में आकर के। लेकिन इतिहास जो लिखा गया है, जो साहित्य है, उसे तो तोड़ा-मरोड़ा जा सकता है। लेकिन अगर कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, अगर वो सही सलामत बचे हैं, तो उनमें परिवर्तन करना उतना आसान नहीं होता है। इसी क्रम में अंग्रेज़ों में कुछ लोग विद्वान भी हुए और खासकर ऐसे विद्वान जिनका जो इतिहास में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था या वो इतिहास में रुचि रखते थे। तो जब वो भारत आए, तो भारत आने के बाद कई अंग्रेज़ों ने भारत के इतिहास में दिलचस्पी दिखाई और उसी दिलचस्पी के दौरान एक व्यक्ति थे चार्ल्स मैसन। एक व्यक्ति थे चार्ल्स मैसन, जिन्होंने सबसे पहले भारत में हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया था। तो 1826 में, क्योंकि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो 1826 में सबसे पहले एक व्यक्ति थे चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस विषय में बताया था कि भाई हड़प्पा जैसी जो जगह है, उस जगह पर कुछ ना कुछ, कोई ना कोई संस्कृति, कोई ना कोई सभ्यता दबी हुई है। इसके बारे में इन्होंने पहली बार इशारा किया। लेकिन इनकी बात पर कोई खास ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। तो आगे चल कर के एक वायसराय थे भारत के लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग तो लॉर्ड कैनिंग के समय में लगभग 1861 में पुरातत्व विभाग पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। विभाग की स्थापना की गई और इस विभाग का जो अध्यक्ष बनाया गया वो अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया। इसके जो अध्यक्ष बने वो बने आपके अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर कनिंघम। कनिंघम इन्हें कनिंघम महोदय के नाम से भी जाना जाता है या भारतीय इतिहास का पिता या भारतीय पुरातत्व का जो पिता बोला जाता है वो कनिंघम महोदय को बोला जाता है। तो इन्होंने भी कुछ रिसर्च की, इन्होंने भी कुछ बातें बताई कि हाँ भाई, जहाँ पे हड़प्पा है वहाँ पर जो है, जो हड़प्पा नामक स्थान है उसके नीचे कुछ ना कुछ दबा हुआ है। इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन धीरे-धीरे क्या हुआ कि अंग्रेज भारत में रेल का विकास भी कर रहे थे और जब रेल का विकास किया जा रहा था, तो ये जो हमारा इंडिया है, हम जो अभी जो बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं आज़ादी से पहले की। तो ये जो हमारा इंडिया वाला इलाका है और ख़ासकर अगर हम बात करें ये लाहौर से कराची, तो लाहौर से कराची के बीच में एक जगह पड़ती है हड़प्पा, या ऐसा समझिए यहाँ पर जो है रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी और जब रेलवे लाइन बिछाई जाएगी तो ज़ाहिर सी बात है खुदाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर खुदाई की गई। जब खुदाई की गई तो उसमें जो है कुछ एविडेंस हमें ऐसे मिले जो ये बता रहे थे कि कुछ ईंट जैसी संरचनाएं निकलने लगी, ईंट की दीवार निकल आई, कुछ जो है मृदभांड मिल गए, कुछ मिट्टी के बर्तन मिल गए, कुछ और तरह के एविडेंसेस मिल गए। ठीक है, तो उससे हमें ये पता लगने लगा कि यहाँ पर कोई सभ्यता दबी हुई है। इस तरह से हमें ये पता चला कि यहाँ पर कोई सभ्यता दबी हुई है। तो
उस समय जो पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष हुआ करते थे उनका नाम था आपका सर जॉन मार्शल, जॉन मार्शल। तो इन्हीं के निर्देशन में 1921 में दयाराम साहनी नाम के व्यक्ति थे, दयाराम साहनी। तो उन्होंने सबसे पहले हड़प्पा में या हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई करनी शुरू की और इस सभ्यता के बारे में पता लगाया। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की या हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने की, तो आप बताएंगे दयाराम साहनी ने की। ठीक है। अब जब ये खुदाई हुई तो एक शहर निकला जो अंदर हजारों सालों से दबा हुआ था। ठीक है। जब ये शहर निकला तो हमें ये पता चला कि ये तो बहुत आधुनिक तरह की संरचना है। तब हमने जो अंग्रेजों को जवाब देना शुरू किया कि भाई देखो, जो तुम आजकल बातें कर रहे हो, जहां आपका कोई इतिहास नहीं था, आपका वजूद नहीं था, जहां आप जंगलों में रहते थे, जहां आपके पास कपड़े नहीं थे पहनने के लिए, उस समय हमारे पास हम जो पूरी तरह से क्या थे, समृद्धशाली थे। हम लोगों ने शहर बसा रखे थे आधुनिक तरीके के, हम विदेशों के साथ व्यापार करते थे, हम आधुनिक जीवन यापन व्यतीत करते थे। ये सारी बातें जो बताने का जो हमारे अंदर जज्बा आया, जो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाया, वो किसने बढ़ाया? दयाराम साहनी की खोज ने बढ़ाया। ठीक है। तो मोटा माटी तौर पर आपको ये बात समझ में आई कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसकी जो सबसे पहले खोज की गई थी वो की गई थी हड़प्पा में, इसलिए इसका नाम रखा गया था हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। अब इससे आगे अगर हम बात करें तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि सिंधु घाटी सभ्यता के खोज और नामकरण की चर्चा करेंगे। तो खोज के विषय में जैसे कि हमने जाना अभी कि इसके जो सर्वप्रथम खोज करने वाले व्यक्ति थे वो थे दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। लेकिन जो नामकरण है, अब सिंधु सभ्यता के कई हमें नाम मिलते हैं। एक नाम मिलता है हमें हड़प्पा सभ्यता, एक नाम मिलता है हमें हड़प्पा सभ्यता, एक नाम मिलता है सिंधु सभ्यता, एक और नाम मिलता है हमें, वो मिलता है आपका सिंधु घाटी सभ्यता, जिस नाम के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सिंधु घाटी सभ्यता। एक नाम और मिलता है इसको कांस्य सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता, युगीन सभ्यता। तो इन पे भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के विषय में तो आप ये बात जान गए कि इसको हम हड़प्पा सभ्यता इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सबसे पहली जो खोज हुई थी वो हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी। तो सबसे पहली खोज हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी, इस कारण से इसका नाम पड़ा हड़प्पा सभ्यता। पर सिंधु सभ्यता के बारे में ये समझिए कि सिंधु सभ्यता जो इसको नाम दिया है वो जॉन मार्शल ने दिया है, सर जॉन मार्शल ने। सर जॉन मार्शल ने एक इंग्लैंड में एक आर्टिकल लिखा था इस सभ्यता पर। जब ये आर्टिकल लिख रहे थे तो उस आर्टिकल में सभ्यता को उन्होंने नाम दिया था सिंधु सभ्यता। लेकिन धीरे धीरे करके क्या हुआ कि सिंधु सभ्यता में हमें जो है लगभग जो है 300 शहर मिले। अब तक जो शहर खोजे जा चुके हैं वो 300 खोजे जा चुके हैं, और इन शहरों की ज्यादातर जो संख्या थी वो सिंधु नदी या सिंधु की सहायक नदियों के आसपास थी। जो ज्यादातर शहर जो सिंधु नदी है उसके क्षेत्र में मिले हैं, इस कारण से इसका जो नाम था वो फिर क्या रख दिया गया, सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया गया। ठीक है। अब कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं वो भी जान लेते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों को एक टेक्निक जो आती थी, ये क्या करना जानते थे, ये तांबे के साथ, तांबा और उसके साथ टिन मिला करके ये लोग कांसा बना लेते थे, ब्रॉन्ज जिसे बोलते हैं, है ना, कांसा। तो कांसा बनाना जानते थे। यहाँ पर जो ज्यादातर जो हमें मूर्तियां मिली हैं, ज्यादातर जो हमें बर्तन मिले हैं, ठीक है, इस तरह की जो दैनिक उपयोग की चीजें मिली हैं उसमें कांसे का प्रयोग काफी ज्यादा देखने को मिला है। अब इस कारण से इस सभ्यता का एक नाम जो है कांस्य युगीन सभ्यता या कांस्य सभ्यता भी मिला है ना। तो ब्रोन एज जो है इसको बोला जाता है। लेकिन एक खास बात ये थी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। ये वाली बात आप याद रखना, इन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था, लोहे का ज्ञान नहीं था। ये बात जो है हमें समझनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है, पूछ लेते हैं। क्योंकि जब वैदिक सभ्यता आएगी, जब वैदिक लोग आएंगे, ऋग्वेद वगैरह का जब युग आएगा, तो जो वैदिक सभ्यता के लोग थे उन्हें लोहे का ज्ञान था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। जबकि टेक्निक में इतने आगे थे ये कि तांबे के साथ टिन को मिला करके जो है कांसा बनाना जानते थे।
ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। तो आपने नामकरण समझा, खोज समझा। अब हम ये देखेंगे कि सभ्यता का अ, कालक्रम क्या है, हम इसे जो कितना पुराना मानते हैं। हम ये जानने की भी बात करेंगे कि इसका जो है आकार कैसा था, इसका क्षेत्रफल कैसा था, इसके अगर इसे नगरीय सभ्यता बोल रहे हैं तो किन-किन आधार पे बोल रहे हैं, तो नगरीय सभ्यता होने के जो है इसके लक्षण जानने की कोशिश करेंगे। इसका समाज कैसा था, समाज में कौन-कौन सी परंपराएँ थी, इनका धर्म कैसा था, इनका व्यापार कैसा था, कृषि कैसा था, पशुपालन कैसा था, वो सारे फीचर्स इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से जो पेश आपके प्रश्न आएगा, परीक्षा में पूछा जाएगा, तो पहले तो ये कि इनके जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, उन्हें किस धातु का ज्ञान नहीं था या वो कौन-कौन सी धातु मिला करके काँसा बनाना जानते थे। ये बात आप बता पाएँगे, ठीक है? और सिंधु सभ्यता जो नाम दिया वो ध्यान रखना जॉन मार्शल ने दिया है, ठीक है? आगे बात करते हैं। तो 1 मिनट रुकिएगा ज़रा। हुँ, चलिए। तो अब बात करेंगे इसके समय की। इसका जो समय है, समय के लिए 2 ऑथेंटिक सोर्स मैंने लिए हैं। अलग-अलग विद्वानों ने इसके लिए अलग-अलग समय माने हैं। लेकिन जो हमारी परीक्षा के लिहाज से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो हमने 2 सोर्स यहाँ से लिए हैं और वो 2 सोर्स हैं आपके, एक है आपका एनसीईआरटी और एक है कार्बन डेटिंग। इस इसे हम जो है इसका जो कोड नेम है वो आपका C14 है। इसे हम जो कार्बन डेटिंग के नाम से भी जानते हैं। कार्बन डेटिंग कहा जाता है, ठीक है? तो एनसीईआरटी जो मानती है वो ये मानती है कि इसका जो समय है वो 2500 बीसी से 1700 बीसी के आसपास तक का है। जबकि आपके कार्बन डेटिंग से इसका जो समय निकाला जाता है वो आपका है 2300 बीसी से आपका जो 1750 बीसी तक। आप इतना समझिएगा कि कोई भी अगर पुरानी चीज़ हो, पुराना जीवाश्म हो, ठीक है? तो उसकी एज निकालने के लिए हम कार्बन डेटिंग पद्धति का प्रयोग करते हैं, जो एक साइंटिफिक पद्धति होती है। इसी तरह से अगर हमें किसी ग्रह की, किसी प्लेनेट की एज निकालनी होती है तो उसके लिए हम रेडियो डेटिंग का उपयोग करते हैं। जबकि किसी वृक्ष की आयु निकालने के लिए हम लोग वलय की गणना यानी कि नंबर ऑफ जो रिंग्स होते हैं पेड़ वृक्ष के अंदर तो उनको काउंट करते हैं। अब वो काउंट करने का वैज्ञानिक एक तरीका होता है, उसे वैज्ञानिक लोग ही कर सकते हैं या उसका जो एक्सपर्ट होता है वही करता है और वो ये बता पाते हैं कि कोई वृक्ष कितना पुराना है। तो अगर हमें पुराने जीवाश्म का पता लगाना है, पुरानी वस्तु का पता लगाना है तो कार्बन डेटिंग या C14 का प्रयोग करेंगे। किसी ग्रह की आयु का पता लगाना है तो हम रेडियो डेटिंग का प्रयोग करेंगे, ठीक है? और यदि हमें पता लगाना होता है कि किसी वृक्ष की आयु कितनी है तो उसके लिए हम वलय की गणना करते हैं या रिंग्स को काउंट करते हैं। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब बात आती है कि इसका आकार कैसा है? यदि आकार की बात करें तो इसका आकार माना जाता है कि भई ये जो सभ्यता है वो त्रिभुजाकार है। कैसी है? त्रिभुजाकार है, ट्रायंगुलर शेप में है। अब ट्रायंगुलर शेप में किस तरह से है? वो समझने की अगर हम कोशिश करें, तो यहाँ मैप के माध्यम से मैं समझाने की प्रयास करूँगा आपको। तो हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता उसका जो नॉर्थ ईस्ट पॉइंट है वो आपका मांडा, साउथ ईस्ट पॉइंट माना जाता है जो आपका पड़ता है आपका महाराष्ट्र में दायमाबाद और इसका वेस्टर्न जो पॉइंट है वो आपका सुतकांग इंडोर। अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को मिलाएं तो ये तीनों पॉइंट्स एक तरह का ट्रायंगल बनाते हैं और इस ट्रायंगल के अंदर ही यहाँ या इस क्षेत्र में ही जो आपका इंडियन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के एविडेंस मिलते हैं। तो इस कारण से हम इस सभ्यता को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कि भाई इसका जो आकार है वो आपका त्रिभुजाकार है। ये वाली बात आप समझ पाए होंगे। अब यदि हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्षेत्रफल की, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर, लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ये फैली हुई है। ये आपको याद रखना है। तो इस स्लाइड से भी आपको कम से कम जो 3 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। पहला, इसका आकार कैसा है? दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि भाई इसका क्षेत्रफल कितना है, वो आप बता पाएँगे और तीसरा जो आपसे पूछा जा सकता है कि इसका समय कितना है। तो अगर हम देखें, तो अगर हम इसे मोटा-माटी ये मान लेंगे 2500 साल पुरानी है, तो बीसी है, तो इसका मतलब ये हो गया 2000 साल ये यानी 2000 जो हम जो 25 क्रॉस कर चुके हैं, है ना? 26 में आ गए हैं, तो 2025 साल ये और आपके जो है 2500 साल वो। तो लगभग अगर हम देखें तो लगभग ये 4500-5000 साल पुरानी सभ्यता बनती है। तो तभी तो हमने अंग्रेजों के मुँह पे तमाचा मारा, बोले देखो भाई हम तो इतने पुराने हैं, तुम कितने पुराने हो? तुम बताओ अपना इतिहास। तो तुम्हारा इतिहास थोड़ा ना इतना पुराना है जितना हमारा है और हम जितने इतने डेवलप उस ज़माने में थे, आप तो थे ही नहीं उतने, ठीक है ना? तो इससे हमें क्या मिलता है? कॉन्फिडेंस मिलता है, बूस्टर मिलता है, ये बात बताने के लिए। अभी और भी बातें समझने का प्रयास करते हैं इसके बारे में। अब बात आती है कि हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, ये सभ्यता थी वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी। तो इसे हम जो है एक डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे।
तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक नॉर्थ पॉइंट है, एक साउथ पॉइंट देख लेंगे हम लोग इसका, एक ईस्टर्न पॉइंट और एक वेस्टर्न पॉइंट देख लेते हैं। तो इसका जो नॉर्थ पॉइंट है उसका नाम है मांडा, उसे हम मांडा के नाम से जानते हैं। और जो ईस्टर्न पॉइंट है इसे आलमगीरपुर बोला जाता है। अगर इसकी इंक आपको सही ना लगे तो मैं इसकी इंक बदल देता हूँ, इंक का कलर व्हाइट ले लेते हैं। तो इसका नॉर्थेस्ट जो पॉइंट है वो मांडा है, ईस्टर्न पॉइंट कहलाता है इसका आलमगीरपुर। आलमगीरपुर साथ साथ ये भी समझ लेते हैं जो मांडा है ये आजकल जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है, जबकि आलमगीरपुर जो है ये आपका मेरठ में पड़ता है, मेरठ के अंतर्गत आता है। और साउथ वाला पॉइंट जो है उसका नाम है दायमाबाद। दायमाबाद, दायमाबाद ये आपका जो महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है, आधुनिक महाराष्ट्र में मिलेगा ये आपको। और इधर मिलता है आपका सुतकांगेंडोर। सुतकांगेंडोर ये आपका आधुनिक बलूचिस्तान, बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का एक हिस्सा है, वहां मिलता है। ठीक है, अब जो नगर हैं हमने ये चारों नगर जाने कि उत्तरी पॉइंट जो आपका मांडा जम्मू एंड कश्मीर में, और ईस्टर्न जो पॉइंट है इसका वो आलमगीरपुर है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, हिंडन नदी के किनारे पड़ता है, साउथ वाला महाराष्ट्र तक, और जो ईस्टर्न जो आपका जो वेस्टर्न वाला है वो पाकिस्तान में आज के जो बलूचिस्तान है वहां पड़ता है। ठीक है, अब ये जो नगर हैं ये किसी न किसी नदी के साथ बाउंड्री भी बना रहे हैं। तो नॉर्थ ईस्ट बाउंड्री किस नदी तक है, साउथ वाली कहाँ तक है, आपकी ईस्ट वाली कहाँ तक है, वेस्ट वाली कहाँ तक है, ये भी देख लेते हैं। तो आपका जो मांडा है ये चेनाब नदी के किनारे पड़ता है, चेनाब नदी के किनारे पड़ता है। आलमगीरपुर जो पड़ता है आपका ये हिंडन नदी के किनारे पड़ता है, हिंडन नदी। ठीक है, और दायमाबाद आपका मिलता है प्रवरा नदी के किनारे, प्रवरा नदी के आसपास पड़ता है ये, है ना। और सुतकांगेंडोर जो है ये आपका दाशक नदी के किनारे पड़ता है। तो आप इस डायग्राम से ये बात समझ सकते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है या सिंधु घाटी सभ्यता है वो उत्तर में मांडा से लेकर के दक्षिण में दायमाबाद तक और ईस्ट में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश से लेकर के आपका जो है सुतकांगेंडोर तक फैली हुई थी। ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अगर हम इधर पश्चिम में देखें तो केवल जो आधुनिक पाकिस्तान है केवल वहां तक नहीं, अगर हम इसे देखेंगे तो ये जो आपको मिलेगा आपका अफगानिस्तान तक। ठीक है ना, लेकिन जो अफगानिस्तान में जो पॉइंट है वो आपका जो है नॉर्थ वेस्ट में आएगा। ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट पॉइंट जो सबसे ऊपर है वो आपका मांडा है। अगर इसी के पैरेलल इधर आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा यहाँ नीचे की ओर अफगानिस्तान में सोरतू घई करके एक जगह मिलेगी, वो भी सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत ही आती है। ये वाली बात आप ध्यान रखना। अब हमने जो इसका विस्तार जान लिया, हमने इसका आकार जान लिया, हमने इसका क्षेत्रफल जान लिया, तो अब हम इसके बारे में कुछ और भी बातें जानेंगे कि ये सभ्यता किस तरह की थी। भाई कि नगरी सभ्यता थी, क्या ये सभ्यता के समकालीन कोई सभ्यता थी, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जब हमारी ये सभ्यता थी क्या धरती पर कोई और भी ऐसी सभ्यता थी। तो सभ्यताएं थी और भी, लेकिन हम जिन सभ्यताओं के संपर्क में थे वो हमें पता होना चाहिए, है ना, या इसके समकालीन जो सभ्यताएं थी उनके बारे में पता होना चाहिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता आपकी जो है समकालीन सभ्यताओं की बात करेंगे तो समकालीन सभ्यताओं में आपको दो सभ्यताएं मिलती हैं, एक मेसोपोटामिया की सभ्यता और दूसरी जो सभ्यता मिलती है वो मिस्र की सभ्यता मिलती है। अब मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है ये वाली बात आपको समझना होगा, ये आज के इराक और ईरान वाले क्षेत्र में मिलती है। ठीक है, या इसको जो हम जो है सुमेरियन सभ्यता भी बोलते हैं। इस सभ्यता को एक और नाम है इसको अब दिया जा सकता है, वो बोलते हैं सुमेरियन सभ्यता। सुमेरियन सभ्यता भी कहा जाता है। अब सवाल ये आता है कि हम कैसे माने कि भाई ये जो समकालीन सभ्यता है, या हम ये कैसे समझें कि सिंधु घाटी सभ्यता के इसके साथ जो कुछ संबंध थे। तो उसको समझने का बड़ा आसान तरीका है। पहला तरीका तो यही है कि हमें कार्बन डेटिंग से इस समय को निकाल लिया जाए कि मिस्र की जो सभ्यता है या जो आपकी सुमेरिया की सभ्यता है या मेसोपोटामिया की सभ्यता है, तो वहां के एविडेंसेस को कलेक्ट करके उनका कार्बन डेटिंग निकाल लें और सिंधु घाटी सभ्यता का कार्बन डेटिंग निकाल लें। अगर इनका कार्बन डेटिंग जो है बराबर समय में आता है, ठीक है, तो हमें ये पता लग जाएगा कि ये कैसे है, कैसी सभ्यता रही होगी
समकालीन सभ्यता रही होगी, यानी कि एक ही टाइम की सभ्यता रही होगी या कॉन्टेम्पररी रही होगी। अब इसका ये भी एक और एविडेंस इसके जो मिलते हैं, एक लिखित साक्ष्य भी मिलता है। अब लिखित साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो सुमेरिया में ही आगे चल कर के एक शासक हुआ है जिसका नाम था सारगोन। तो सारगोन का एक हमें अभिलेख मिलता है और उस अभिलेख में कुछ जगहों की चर्चा की गई है, कुछ जगहों के नाम मिले हैं, जो नाम जो है हमें कुछ दर्शाते हैं। जैसे उसमें एक जगह का नाम है दिलमुन, एक जगह का नाम है मेलूहा, एक जगह का नाम है माकन। तो जो माकन है, माकन बताया गया सिंधु, यानी उसका जो तारतम्य है या उसका जो अर्थ है, वो सिंधु से जो है क्या है, बिलोंग करता है या सिंधु को दर्शाता है। अब बात ये आती है कि सिंधु को दर्शा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो सिंधु से लेकर के और आपका जो है आपके इराक ईरान तक जो क्या हो रहा था, ट्रेड हो रहा था। जब इस इलाके में ट्रेड हो रहा था तो बीच में दो बंदरगाह वाली जगह भी मिल रही थी, जैसे ओमान हो गया और बहरीन हो गया, तो उनको भी कुछ नाम दिए गए। तो इसे भी देख लेते हैं, हमने लिख के रखा हुआ है पहले ही। तो विदेशी संबंध की अगर हम बात करें, चर्चा करें, तो आप ये बात समझ पाएंगे कि जो सुमेरिया के एक शासक थे सारगोन, इसके एक अभिलेख में मेलुआ का जो अर्थ है वो किससे मिलता है हमें? सिंधु से, यानी सिंधु क्षेत्र से। और दूसरा माकन का जो अर्थ है वो ओमान, और दिलमुन का जो अर्थ है वो बहरीन। अब अगर आपने वर्ल्ड मैप देखा होगा, अगर मैं यहाँ ड्रॉ करने की कोशिश करूं वर्ल्ड मैप, तो कुछ इस तरह का मैप बनता है। अब इस तरह का मैप बनता है, जब भी हम इधर आते हैं तो ये अरब इलाका है, तो यहीं पर आपका जो बहरीन और यहाँ पर क्या मिलता है, आपको ओमान मिलता है, ठीक है। और ये जो पूरा इलाका है ये पूरा सिंधु इलाका है, ठीक है। अब यहाँ पर लोथल में हमने जानते हैं कि यहाँ पर जो है गोदीवाड़ी का एविडेंस ही मिला है, यानी हमें ये पता चलता है कि यहाँ के लोग सागर के रास्ते क्या कर रहे थे, यहाँ ये वाली जो सभ्यता वाला इलाका है मेसोपोटामिया, यहाँ तक आ रहे जा रहे थे। तो इसका अर्थ ये भी हुआ कि ये बीच के मिडिल क्या थे, मिडिल बंदरगाह थे, या यहाँ पर आकर के लोग रुकते होंगे, ठीक है, या बिचौलिए बंदरगाह का काम कर रहे थे ओमान और बहरीन, ठीक है। ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि भारतीय लोगों के समकालीन जो सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता और आपकी जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता, यहाँ तक भारतीय संपर्क में थे। अब इसका एक और जो काफी जो स्ट्रॉन्ग एविडेंस है वो ये है कि फारस की कुछ मोहरें हमारे यहाँ लोथल में मिली हैं, ठीक है, कुछ मोहरें कालीबंगा में भी मिली हैं, हमारे यहाँ की भी कुछ मोहरें आपके मेसोपोटामिया में मिली हैं। तो अगर हमारी मोहर उनके यहाँ और उनकी मोहर हमारे यहाँ मिल रही है, तो ये दर्शाती है साफ कि हमारा इनके साथ कोई ना कोई संबंध था या हम इनके साथ ट्रेड कर रहे थे। मोहर का भी अर्थ समझ लीजिएगा आप लोग, मोहर होती है, एक सील होती है। मोहर का अर्थ जो इंग्लिश वर्जन होता है वो सील होता है। तो जो भी सामान हम भेज रहे हैं उस पर एक सील लगा दी जाती थी, एक निशान लगा दिया जाता था कि भाई ये सामान जो है किस व्यक्ति का है और किसने भेजा है। तो इस तरह की जो सील है, तो भारत की जो सील है जो है ना, तो वो कहाँ मिल रही है, वो आपकी जो है मेसोपोटामिया में मिल रही है। और मेसोपोटामिया की सील मोहरें हमारे यहाँ कब हमारे यहाँ मिल रही हैं। तो इससे बात पता चलती है कि हमारा इनके साथ ट्रेड संबंध था। तो ये तो बात आपको समझ में आई कि हमारा विदेशी जो समकालीन सभ्यता थी उनके साथ संबंध था या नहीं था। अब हम मेन टॉपिक पे आएंगे और ये समझने की बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमेशा ये बात सुनी होगी आपने कि ये नगरीय सभ्यता थी। तो कोई सभ्यता नगरीय सभ्यता है, वो कैसे है नगरीय सभ्यता, ये हमें जो है समझ में आना चाहिए। तो नगरीय सभ्यता में जो अंतर होता है ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा, वो सबसे बड़ा अंतर होता है आपका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का। जैसे अगर किसी व्यक्ति को उसकी आंख में पट्टी बांध करके कहीं भी अगर छोड़ दिया जाए और उसकी आंखों से पट्टी हटाई जाए, तो वो वहाँ के जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को देख करके, अवसंरचना को देख करके, वहाँ के घर मकानों को देख करके, उनकी सड़क को देख करके, गली को देख करके, सुविधाओं को देख करके ये आसानी से बता पाएगा कि ये सभ्यता शहरी, मैं शहर में खड़ा हूँ या मैं गाँव में खड़ा हूँ। ये वाली बात आप जो समझ पाए होंगे। अब जरा इसमें ये भी समझते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसे कौन-कौन से एविडेंस हैं जिसके आधार पर हम ये मान सकते हैं कि यह सभ्यता शहरी सभ्यता थी। तो चलिए इसी को जो है अब समझने की कोशिश करते हैं। तो नगरीय सभ्यता की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले कुछ बात समझते हैं कि जो सिंधु सभ्यता के नगर थे, वो ग्रिड पद्धति पर आधारित थे। ग्रिड पद्धति पर आधारित नगर थे। कैसे थे भाई ग्रिड पद्धति, वो हम समझने का प्रयास करते हैं। तो ग्रिड पद्धति कुछ इस तरह से थी, अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, तो मैं एक ग्रिड बना रहा हूं। इस ग्रिड से आप जो इसको आसानी से समझ पाएंगे।
अब ये ग्रिड किस तरह से कहलाएगा भाई, ये ग्रिड ऐसे कहलाएगा, ये एक सड़क गुजार दी हमने सीधी, और ये भी एक सड़क चली गई, और ये भी एक सड़क चली गई। अब इनको क्रॉस करते हुए इस तरह से एक और पैरेलल हमने सड़क बना दी इस तरह से। तो अब इन्होंने क्या किया, एक जाल बना दिया। इस जाल को ही हम क्या कह रहे हैं, इस जाल को ही हम जो है ग्रिड बोल रहे हैं, ठीक है। अब इनके बीच में ही क्या कर रहे हैं भाई, ये लोग अपने घर बनाने लगे। यहीं पर इन्होंने अपना घर बना दिया, यहीं पर अपने घर बना लिए, यहीं पर घर बना रखे इन्होंने, ठीक है। तो ग्रिड पद्धति में क्या हो रहा है, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर या 90 डिग्री के एंगल पर काटती हैं। तो यहाँ की सड़कें क्या हैं कि बाकायदा प्रॉपर कैसी हैं, प्रॉपर 90 डिग्री के एंगल पर बनी हुई हैं। चौड़ी ना गलियां हैं, चौड़ी मतलब सड़कें मिली हैं, और कैसे 90 डिग्री के एंगल पर है, जिससे क्या होता है कि एक जाल बन जाता है, एक ग्रिड बन जाता है, जिसके अंदर घर बनाए गए हैं। हम जो इसको जो आज के साथ भी जो है कंपेयर कर सकते हैं। जैसे आज अगर मान के चलो कोई बिल्डर नया जो है कोई आपका जो कोई कॉलोनी बसाता है, तो बाकायदा पहले चौड़ी चौड़ी जो है गलियां या रोड्स बनाता है उसके अंदर, जिससे कि लोगों को जाने में सहूलियत रहे, आने जाने में। लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्र में आप देखेंगे, जो ग्रामीण अधिवास देखेंगे, जो ग्रामीण घरों की संरचना देखेंगे, तो वहां पर क्या होता है, गलियां जो सकरी होती हैं और पतली होती हैं, जहां पर अगर आप बड़ा वाहन लेके जाना चाहें तो जा भी नहीं सकते। तो शहरों में गलियां चूंकि सड़कें बड़ी बड़ी होती हैं, वही सब जो गलियां थी उसी तरह की जो कहाँ मिली, हमें सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती हैं, जो नगरीकरण होने का एक दावा करते हैं। ये वाली बात आप समझ पाए होंगे। कुछ और खास बातें थी इसकी, वो खास बातें ये थी कि ये जो नगर थे, ये जो नगर हैं, एक तो ग्रिड पद्धति पर आधारित है। एक चीज और इसमें लिखी देते हैं, ऐड कर देते हैं कि सड़कें सड़कें समकोण पर विभाजित थी, पर विभाजित थी, ठीक है। एक खास बात और बता रहा हूं इसके बारे में, वो बात आप समझिएगा। यहां से बताने का शुरू करते हैं हम लोग कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर हैं, जो दरवाजे थे, ये जो दरवाजे होते थे, ये पीछे की ओर होते थे, पीछे की ओर। ये अंतर है। आज के समय में क्या है कि आज के समय में हम अगर अपना मकान बनाते हैं या घर बनाते हैं, तो उसका दरवाजा जो है मुख्य सड़क की ओर रखते हैं, जबकि इनकी खास बात थी, ये पीछे की ओर रखते थे। दूसरा क्या था, यहाँ के घरों में खिड़की और आपके रोशनदान रोशनदान का साक्ष्य नहीं मिलता है, का साक्ष्य नहीं मिलता है। ये वाली बात हमें समझनी पड़ेगी कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर हैं, उन नगरों में जो घर बनाए जाते थे, घरों में क्या था, आपका रोशनदान या खिड़की नहीं बनाई जाती थी। लेकिन इसका एक अपवाद भी है, अपवाद है मोहनजोदड़ो। अगर हम ये बात करें कि इसका अपवाद क्या है, इसका अपवाद है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो एक नगर है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत ही आता है। यहाँ से क्या क्या चीजें मिली हैं, इसकी क्या लोकेशन है, उसके बारे में चर्चा करेंगे आगे अभी इसी सेगमेंट में। लेकिन आप ये समझ लो कि इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ के जो मोहनजोदाड़ो है, यहाँ पर कुछ घर ऐसे मिले हैं जिनमें जो रोशनदान और खिड़की के एविडेंस मिलते हैं। ये वाली बात आप समझ पाए होंगे। एक और बात बताना चाहता हूँ, वो ये कि यहाँ के जो नगर हैं, यहाँ के नगर कच्ची और पक्की ईंटों से बने थे। पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था दोनों तरह का, यानी कच्चे और जो है पक्के मकान दोनों तरह के थे। साथ में एक बात और थी कि ये जो घर थे, घर जो है एक मंजिली, ज्यादातर जो घर थे वो एक मंजिला थे, एक मंजिला। लेकिन कुछ जगहों पर आपके दो मंजिला घर भी मिलते हैं, दो मंजिला घर भी मिले हैं। तो एक और दो मंजिला घर मिले हैं, कच्ची और पक्की ईंटों से निर्मित थे, यानी कच्चे घर भी थे, पक्के घर भी थे। इन घरों की खास बात और थी कि इन घरों में बहुत ज्यादा जो साज सज्जा पर ध्यान नहीं दिया गया था। ऐसा नहीं था घर को जो सजाने में बहुत ज्यादा ध्यान देते हो, केवल ये था कि घर बनाया है हमने, मजबूत होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए, जिसमें हम आसानी से रह सकें। इनका जो उद्देश्य था वो भौतिकवादी नहीं था, इन्हें बस वो क्या था, हमें जो है रहना है, हमें सर पे छत होनी चाहिए, ये इनका जो उद्देश्य रहा होगा। लेकिन एक जगह कालीबंगा, तो कालीबंगा से हमें जो अलंकृत फर्श का साक्ष्य मिलता है। कालीबंगा है एक जगह, राजस्थान में पड़ती है।
तो यहां से क्या मिलता है हमें, अलंकृत फर्श मिलता है, अलंकृत फर्श। इसका अर्थ ये हुआ कि जो घर है, घर का जो फर्श है उसको बाकायदा सजाया गया, डिजाइन किया गया, डिजाइनर फर्श मिलता है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि केवल ऐसी बात नहीं है कि केवल सादगी में भरोसा करते थे। अगर किसी के पास पैसा है ठीक ठाक और समय है तो क्या करेगा, वो अपने घर को भी सजाने का काम कर सकता है। तो आपसे प्रश्न ये भी बन सकता है। अब एक चीज और आती है, जब हमने बताया कि ये कच्चे और पक्के थे तो जाहिर सी बात है इनमें ईंटों का भी प्रयोग होगा। तो जो ईंट थी, ईंट का जो आकार था या आकार का जो अनुपात था वो 4:2:1 हुआ करता था। ठीक है। और जो ईंटें थी वो बेसिकली अगर हम बात करें, वो 3 तरह की ईंटें जो है सामान्यतः पाई गई हैं। एक गनाहव के फॉर्म में कुछ इस तरह की ईंट थी। ठीक है। एक जो ईंट थी वो घन के फॉर्म में थी, घन के आकार की थी। और एक ईंट जो थी वो आपकी एल शेप थी, एल शेप की भी ईंट मिली है। एल शेप की ईंट का जो प्रयोग था वो जाहिर सी बात है कॉर्नर बनाने में किया जाता था। ठीक है। ये वाली बात आपको पता होना चाहिए। तो मतलब ये हुआ कि 4, अगर मान के चलो कोई भी आप पैरामीटर लेंगे तो मतलब 4 इंच जो अगर मान के चलो ईंट लंबी है तो 2 इंच पता चला चौड़ी है तो 1 इंच ऊंची है। कुछ इस तरह के जो क्या रहे होंगे, इसके स्टैंडर्ड रहे होंगे। ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। अब कोई नगर है तो नगर, एक तो हमने जो है उसकी जो बसावट के आधार पर पहचानने की कोशिश की कि नगर की सभ्यता हो सकती है। दूसरा, हमने उसके जो घर हैं, घरों की विशेषताओं के आधार पर जानने की कोशिश किया कि नगर हो सकता है। अब तीसरा जो हम समझने का प्रयास करेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर है वो सबसे ज्यादा जाने जाते हैं अपने जो है जल निकासी व्यवस्था के लिए। तो वो भी समझने का प्रयास कर लेते हैं। तो जल निकासी व्यवस्था देख लेते हैं यहाँ की कैसी थी। और स्लाइड कोई दूसरी लेनी पड़ेगी, चलिए नई स्लाइड जोड़ लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो सबसे ज्यादा फेमस है वो आपकी जल निकासी व्यवस्था के लिए, जल निकासी व्यवस्था, या हम इसको जो है आज के आधुनिक शब्द इस्तेमाल करें तो उसको हम सामान्य भाषा में बोल सकते हैं नालियां। अब सिंधु घाटी सभ्यता की जो नालियां थी, नालियों की कुछ खास बात है कि ये कैसी थी, पक्की थी, पहली बात। दूसरी इनकी खास बात ये थी कि ये मेन होल युक्त थी, इनमें मेन होल बनाए गए थे बीच बीच में सफाई के लिए। ठीक है। और तीसरी खास बात ये थी, ये ढकी हुई थी। अब आज के समय में अगर आप नाली बनाएं तो नाली बनाते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि ढकी हो, जिससे कि जो है कीचड़ वगैरह दिखाई ना दे, बदबू वगैरह ना फैले। दूसरा, पक्की हो, पक्की इसलिए हो जिससे कि कोई भी अगर मान के चलो मल है, मलबा है, वो आसानी से पानी के साथ बह जाए, निकल जाए, पास हो जाए। और तीसरा, उसकी सफाई के लिए बीच बीच में हम मेन होल बनाते हैं। मेन होल का जो उद्देश्य होता है वो होता है सफाई। तो मेन होल युक्त थे, काय के लिए बनाया गया था भाई, सफाई हेतु, सफाई हेतु है। जो पक्की थी, पक्की करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया गया, जिप्सम का प्रयोग होता था पक्का करने के लिए। नाली में जो बिछा दिया जिप्सम साथ में, तो जिप्सम से क्या होगा, जो जमीन है वो पक्की हो जाएगी। अब जो भी उसके साथ कचरा आएगा, जो पानी के बहाव के साथ आएगा, वो जो है सीधा निकल जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग स्वच्छता पर काफी ज्यादा जोर देते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो ड्रेनेज सिस्टम है या ये जो आपका सीवेज सिस्टम है, यहाँ का जो पानी निकासी की व्यवस्था है, इसकी तुलना जो आज के पेरिस के साथ की जाती है। तो हम ये बात समझ सकते हैं कि हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जो 4000 4,500 साल पहले की सभ्यता है, इस सभ्यता कितनी आधुनिक रही होगी उस समय पर, इस बात का हम आइडिया इससे लगा सकते हैं। केवल इसी की बात नहीं आती, यहाँ पर पाइप का भी प्रयोग किया गया है। यहाँ पर पाइप का भी हमें प्रयोग मिलता है देखने को। पाइप दो तरह के देखने को मिलते हैं हमें। एक लकड़ी का पाइप मिलता है कुछ जगहों से, यानी कि कोई लकड़ी ली होगी और उस लकड़ी में किसी तरह या तना लिया होगा कोई पेड़ का, और उसमें किसी तरह से छेद करने के बाद उसको जो है पाइप की तरह से इस्तेमाल किया गया है। और एक जो पाइप मिलता है वो मिलता है मिट्टी का पाइप। तो ये दो तरह के पाइप मिलते हैं हमें। पाइप का भी यहाँ पे क्या मिलते हैं हमें, एविडेंसेस मिलते हैं। साथ ही जो सड़कें थी, एक जगह है मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो से सड़क को पक्का करने का जो साक्ष्य मिलता है, मोहनजोदड़ो से हमें, या पक्की सड़क लिख दें तो ज्यादा बेहतर है,
यहां से पक्की सड़क का साक्ष्य मिलता है। मतलब सड़कें जनरली कच्ची ही थी, लेकिन एक सड़क को जो पक्का करने का प्रयास किया गया था। और यहाँ पर एक सड़क के किनारे लैंप पोस्ट भी मिले हैं। पक्की सड़क मिली है, साथ ही हमें क्या मिला, साथ ही हमें मिले लैंप पोस्ट। लैंप पोस्ट का अर्थ ये है कि रात के समय में कुछ जो है दूरी पर क्या लगाए गए होंगे, खंभे लगाए होंगे सड़क के दोनों ओर, जैसे आजकल स्ट्रीट लाइट होती है उस तरह से, और साथ ही उसमें मसाले लगाई गई होंगी, और मसालों को जो है किसी तरफ से डुबा करके रखा जाता होगा, जिससे क्या है कि उनको रात के समय में जला दिया जाए, जिससे सड़क पर के एक उजाला रहे, है ना, और आने जाने वालों को आसानी रहे, सुविधा रहे। तो ये कुछ बातें हैं जो ये बताती हैं कि न ये जो सभ्यता कैसी सभ्यता थी भाई, ये नगरीय सभ्यता थी। ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। तो जल निकासी व्यवस्था आपने समझी, इसके अंतर्गत आपने जाना जो है यहाँ की ईंटें के बारे में आपने बात जानी, और घर किसी तरह से जो किस तरह से डेवलप किए गए थे उनके बारे में आपने जो यहाँ पर कुछ बातें जानी। और कुछ इसमें है? चलिए, तो इसमें इतनी बातें हमारे लिए सफिशिएंट है, परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। परीक्षा के लिहाज से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ जल्दी से, सीखो। तो पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, तो आप बता सकते हो बिल्कुल थी। इसके नगरीय होने के क्या क्या फीचर हैं? तो इसकी बसावट, ठीक है, यहाँ की चौड़ी सड़कें, ठीक है, यहाँ के घर जो कच्चे और पक्के मिले हैं, यहाँ की नालियाँ जो स्वच्छता के प्रतीक हैं, ठीक है, ये सारी बातें जो आप बता सकते हो, जो इसको ये बात साबित करते हैं कि ये जो सभ्यता कैसी थी, ये सभ्यता शहरी सभ्यता थी। नगरों की एक विशेषता और है, उसे और हम जान लेते हैं। जो नगर थे, नगरों का जो विभाजन था वो सामान्यतः दो जो है दो पार्ट में किया गया था। या ऐसे समझो, जो नगर हैं, नगर दो भागों में विभाजित होते थे, दो भागों में विभाजित रहते थे। अब जो पहला भाग है इसे हम बोलते थे पूर्वी टीला, और ये वाला जो भाग है, जो छोटा वाला हिस्सा है, ये पश्चिम में, इसे बोलते थे पश्चिमी टीला, पश्चिमी टीला। अब दोनों का खास फीचर ये है कि यहां पर आम लोग रहते थे, ये आम लोगों के लिए था, और ये जो था ये शासक वर्ग, यहां पर शासक वर्ग निवास करता था, यहां पर शासक वर्ग निवास करते थे। एक खास बात और आती है, तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि एक ही शहर है, लेकिन एक ही शहर के दो पार्ट हैं, दो हिस्से हैं। जैसा आपने आज भी देखा होगा, आजकल भी शहर ऐसे होते हैं कि जो पुराने शहर पड़ गए वहां पर पता चला गरीब लोग रह रहे हैं, और एक नई कॉलोनी जो उसी शहर के अंदर बसाई गई है, जो बड़ी शानदार है, जिसमें शानदार बड़े बड़े घर बने हुए हैं, आलीशान घर बने हुए हैं, नालियां जो आपकी जो क्या बोलते हैं, सड़कें प्रॉपर हैं, नालियां प्रॉपर ढकी हुई हैं, साफ सफाई काफी ज्यादा है, बीच बीच में बच्चों के खेलने के लिए पार्क वगैरह भी है। तो वो हिस्सा अगर आप देखें किसी भी शहर का तो अलग ही दिखाई देता है। और एक शहर ऐसा हिस्सा वो होता है जो बहुत पुराना होता है, जहां पर पता चला सकरी गलियां हैं, वो वहां पता चला गांव जैसी स्थिति है, बहुत बुरी स्थिति है, गंदगी में लोग रह रहे हैं, वहाँ नाली प्रॉपर नहीं है, किसी का घर नीचे चला गया, किसी का घर बहुत ऊपर चला गया, बड़ी स्थिति खराब रहती है ना। तो ये भी क्या होता है, एक शहर के दो पक्ष होते हैं, तो ये पक्ष उस समय भी थे, यानी शहर का एक हिस्सा ऐसा था जो ऊंचाई पर बना हुआ था, उसको जो हम बोले थे पश्चिमी टीला, और एक हिस्सा जो बड़ा टीला था उसको हम बोले थे आपका जो है पूर्वी टीला, और पूर्वी टीला में जो आपके सामान्य लोग रहते थे। एक खास बात और थी कि ये जो आपके पश्चिमी टीला वाले लोग थे, ये बड़े चालाक थे, बोले हमें ज्यादा क्या चाहिए, सुरक्षा ज्यादा चाहिए, तो ज्यादातर जगहों पर जो पश्चिमी टीला है इसके चारों ओर जो दुर्गीकरण मिला है। क्या मिला है हमें? दुर्गीकरण मिलता है। दुर्गीकरण का मतलब ये है फोर्टिफिकेशन मिल रहा है, यहां पर एक बाउंड्री वॉल खींच दी गई है, तो दुर्गीकरण के भी एविडेंस मिलते हैं। ये वाली बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ज्यादातर शहर दो भागों में डिवाइडेड थे, और उसमें जो आपने देखा एक पूर्वी हिस्सा था और एक जो पश्चिमी हिस्सा था। पूर्वी हिस्सा में आपके सामान्य जनमानस, और पश्चिमी हिस्सा में आपका जो है शासक वर्ग निवास करता था। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अगर आप में से किसी ने मोहनजोदाड़ो मूवी देखी हो, तो उसमें ऋतिक रोशन जब जो है मोहनजोदाड़ो जाता है, तो वो एक ऐसे स्थान की ओर देखता है। एक तो सामान्य जगह होती है जहाँ वो जाता है, जहाँ बाजार लगता है, जहाँ सामान्य लोग काम कर रहे होते हैं, अपना व्यापार वगैरह कर रहे होते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, है ना, वो सारे लोग होते हैं, किसान मजदूर है ना, इस तरह के लोग होते हैं। और एक हिस्सा होता है जहाँ पर जो है बड़े बड़े लोग होते हैं, या व्यापारी बड़े बड़े होते हैं, या आपके शासक वर्ग जो होते हैं, वो कहाँ रहते हैं, वो एक ऊंचे स्थान पर रहते हैं। तो ऋतिक रोशन बोलता भी है कि मुझे वहां जाना है, फिर वहां बताया जाता है कि नहीं, आप वहां नहीं जा सकते। तो एक गांव से आता है ऋतिक रोशन वहां पर, उस गांव का नाम था आमरी, जो आमरी जगह है वो एक गांव दिखाया गया है ना मूवी में।
और वास्तविकता में वो देखा जाए तो गाँव ही था, है ना? यानी से वो हड़प्पा सभ्यता से भी पहले का साक्ष्य है, एक तरह से अगर आप देखेंगे तो। तो ऐसा नहीं है कि सभ्यता पहले ही आ गई थी, मतलब सीधी शहरी सभ्यता बनी थी। ज़ाहिर-सी बात है कि कोई भी सभ्यता रही होगी तो उसने पहले ग्रामीण परिवेश ही अपनाया होगा, उसके बाद ही वो डेवलप होकर के क्या बनी होगी, शहरी सभ्यता बनी होगी। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि उस मूवी में भी यही बात दिखाई गई है। तो अब दुर्गीकरण की बात आती है, तो दुर्गीकरण में भी कई एविडेंसेस आपके लिए बनते हैं जो एग्ज़ाम के लिहाज से महत्वपूर्ण होते हैं। तो ज़रा देखते हैं, कुछ और बातों को समझने का प्रयास करते हैं। देखो, जो हम बात कर रहे हैं दुर्गीकरण की, तो एक जगह है चनूदड़ो, एक जगह है चन्हूदड़ो। ये 2 बार क्यों चल रहा है भाई पेन? ये आज के पाकिस्तान में पड़ता है। इसके चारों ओर दुर्गीकरण का साक्ष्य नहीं मिलता है। परीक्षा में पूछा जाता है कि ऐसा कौन-सा नगर है जहाँ से दुर्गीकरण का साक्ष्य नहीं मिलता है, का साक्ष्य प्राप्त नहीं होता। तो आप बता सकते हो कि चनूदड़ो से कोई भी दुर्गीकरण का साक्ष्य नहीं मिलता है। फिर एक शहर और है जिसका नाम है धौलावीरा। एक और शहर है धौलावीरा। यह आधुनिक हमारे जो गुजरात में पड़ता है। तो इसकी खास बात ये है कि ये जो है 3 जो है टीलों में विभाजित है या 3 भागों में विभाजित है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन-सा शहर है जो 3 भागों में विभाजित है या 3 टीलों में विभाजित है? तो आप बता सकते हैं कि धौलावीरा जो हमारा 3 भागों में विभाजित है। तो आपने ये बात समझी होगी अच्छे से कि दुर्गीकरण का साक्ष्य मिलता है, ठीक है? ये बात आप ध्यान रखना। चनूदड़ो से कोई दुर्गीकरण का साक्ष्य नहीं मिला है और धौलावीरा से जो है हमें इस बात का साक्ष्य मिलता है कि ये जो शहर था, ये शहर 3 भागों में विभाजित था। तो आई होप ये वाली बातें आपको जो समझ में आई होंगी। तो यहाँ तक की बात जो है क्लियर है कि हम लोगों ने नगरीकरण समझ लिया, विस्तार समझ लिया, कैसे इसकी खोज हुई, वो वाली बातें हमने समझी। तो अब हम यहाँ से आगे समझेंगे इसके अन्य फीचर। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि यहाँ की लिपि कैसी थी? लिपि के बारे में समझने का प्रयास करते। लिपि समझेंगे, है ना? भाषा किस तरह की थी? मोहरें क्या-क्या पाई गईं, ठीक है? फिर उसके बाद हम जो इसके समाज और इसके धर्म की चर्चा करेंगे, ठीक है? तो लिपि की बात करें, तो इनकी जो लिपि है, वो भावात्मक या चित्रात्मक है ना? किस तरह की? चित्रात्मक है। चित्रात्मक लिपि मिलती है, ठीक है? इस लिपि में टोटल जो है 64 जो शब्द हैं, कितने शब्द हैं भाई? 64 जो है अक्षर हैं। शब्द को ना बोल करके हम बोलें तो अक्षर बोलें तो ज़्यादा बेहतर है। अक्षर है, अक्षर को शब्द बोलते हैं, ठीक है? चलिए, तो 64 जो अक्षर या शब्द आते हैं इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें एक यू आकार, ठीक है? और मछली के चिन्ह का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। चिन्ह का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। ये वाली बात आप समझने का प्रयास करें। तो ये यू आकार है ना, आपका जो इंग्लिश का यू होता है उसका प्रयोग काफ़ी ज़्यादा मिलता है। साथ ही साथ ये जो लिपि है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये जो है राइट टू लेफ्ट लिखी गई है। हम राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट है ना, बाईं से दाईं ओर, बाईं से दाईं ओर लिखी गई है, ठीक है? इसको जो है एक बार हम जो चेक भी कर लेंगे, आप भी चेक कर लेना, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि दायां-बाएं में गड़बड़ हो सकती है, ठीक है? लेकिन इस लिपि को हम क्या बोलते हैं वो आप समझिएगा, इसे हम बोलते हैं वेस्ट्रोफोदन लिपि। वेस्ट्रोफोदन लिपि इसको कहा जाता है, ये वाली बात आप याद रखना, इस बात पर काफ़ी अच्छे से जोर देंगे, है ना? अब मेन मुद्दा ये है कि इस लिपि को आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिसने पढ़ा हो। आज तक कोई भी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ ही नहीं पाया। क्यों नहीं पढ़ पाया? उसका भी मैं एग्जाम्पल बता सकता हूँ, आपको बताता हूँ, समझिएगा। अगर आप में से किसी ने मोहनजोदाड़ो मूवी अगर देखी होगी, तो उसका पहला सीन जो शुरू होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ज़रा ध्यान देना, है ना? एक चित्र दिखाया जाता है, उस चित्र में क्या होता है, कुछ इस तरह के कुछ लिखा होता है, कुछ इस तरह का लिखा होता है। ये मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा हूबहू नहीं मिला है, ठीक है?
मैं सिर्फ जो आपको एक समझाने के लिए एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ। इसमें डिस्क्लेमर यही है कि इसको हूबहू ना समझें, ठीक है। तो ये क्या है, एक लाइन में एक रो में कुछ लिखा हुआ है। अब आप में से कोई भी इसको ये पढ़ के नहीं बता सकता कि ये क्या लिखा है। तो इस तरह का जो है आपका एक जो है आर्टिकल, मतलब ऐसा कुछ लिखा हुआ मिला है, हमें कई जगह से मिला है, लेकिन हम बात करें धौलावीरा से। तो धौलावीरा में एक घर के बाहर कुछ ऐसा लिखा हुआ मिला है। अब उसको पढ़ने की बहुत प्रयास किया गया, बोले पढ़ लें इसको, नहीं पढ़ पा रहे हैं। और जब पढ़ नहीं पा रहे हैं तो समझेंगे क्या। अब इसमें आइडिया लगा सकते हैं कि भाई घर के बाहर है तो हो सकता है लिखा हो इसमें भूस्वामी, उसका घर के स्वामी का नाम लिखा हो, या कोई हाउस के लिए कोई टैगलाइन लिखी हो कि भाई सागर माथा हाउस है ये, ठीक है। या हो सकता है लिखा हो डू नॉट पार्किंग इन फ्रंट ऑफ दिस गेट, या हो सकता है कुत्तों से सावधान लिख रहा हो, पता ही नहीं क्या लिख रहा है। आज के समय के हिसाब से लिखा होगा, उस समय के हिसाब से लिखा होगा, आज हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ की लिपि को पढ़ने में हम लोग पूरी तरह से अभी तक जो है अक्षम है, इसको किसी भी विधि तरीके से हम लोग पढ़ नहीं पाए। तो मोटे मोटे तौर पे आप ये समझ लीजिए, ये पेक्टोग्राफिक है, ठीक है, चित्राक्षर लिपि है। 64 शब्दों का इसमें काफी प्रयोग हुआ है। 200 से 300 शब्दों का जो है वाक्यों का हमें क्या मिला है, एक जो है पूरा लेख मिला है। धौलावीरा से भी कुछ मिला है ना, कुछ स्केल पर कुछ चीजें लिखी मिली है। यू आकार का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है। साथ ही अगर चिन्ह की बात करें तो मछली का भी जो काफी ज्यादा प्रयोग हुआ है। इस लिपि को हम जो वेस्ट्रोफोदन लिपि के नाम से भी जानते हैं। ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। तो चलिए आगे भी चीजें देखते हैं, इसके आगे क्या क्या चीजें हैं। देखो भाई ये है, इसको थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं। तो ये दाएं से बायां नहीं होता है, सॉरी बाएं से दायां नहीं होता, दाईं से बाईं ओर होता है ना। प्राय जो लिखी जाती थी दाईं से बाईं ओर, बाईं ओर, ठीक है। तो लिखी जाती थी, ये आपकी जो है वेस्ट्रोफोदन लिपि। तो हमने जो है लिपि के बारे में जाना। अब हम बात करते हैं यहाँ के समाज की बात करने की कोशिश करेंगे, या चलिए मोहरे और देख लेते हैं ना। मोहरों के बाद जो हम समाज के बारे में बात करेंगे, तो मोहरों की बात करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहरें मिली हैं, मोहरों की बात करें, मोहर का मतलब है सील, मतलब हम सील की बात कर रहे हैं, मूर्ति की बात नहीं कर रहे हैं। मूर्ति की बात इसी के साथ ही कर लेंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिली है, यहाँ से सील मिली है। अब जो सील थी, सील जो ज्यादातर निर्मित थी, इनका जो निर्माण किया गया था, सीलों का जो निर्माण हुआ है वो अधिकांशतः किससे बनी हुई थी, वो थी आपकी सेल खड़ी निर्मित। सेल खड़ी एक तरह का ये पत्थर होता है, तो सेल खड़ी निर्मित थी, या सेल खड़ी से इनका निर्माण हुआ था। और इनकी जो संख्या है वो लगभग जो 2000 से ज्यादा है। अब देखा जाए तो सेल खड़ी से निर्मित जो सीलें हैं, जो सबसे ज्यादा कहाँ से मिली हैं, तो ये सबसे ज्यादा मिली है आपकी मोहनजोदाड़ो से, ठीक है। आपकी हड़प्पा से जो है अभिलेख, मतलब उसमें क्या है कुछ लिखा गया है, यानी लेख युक्त मिली है। जो सबसे ज्यादा मिली है वो आपकी मिली हड़प्पा से, ठीक है। तो इस तरह से जो है क्या मिली है, हमें सील मिली है। उनमें कुछ खास सीलें बड़ी महत्वपूर्ण है, और उन सील से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जैसे एक सील है पशुपति शिव की। तो पशुपति शिव की जो सील है वो कुछ इस तरह की है, अगर मैं आपको बताऊं, इस तरह की एक सील है जिस पर जो है क्या है कि एक व्यक्ति को योगी के रूप में दिखाया गया है, और इसके जो है सर पर एक मुकुट भी है, और उस मुकुट पर 2 सींग निकले हुए हैं, ठीक है। इसी को क्या बोला गया, इसी को बोला गया है पशुपति नाथ शिव बोला गया, या पशुपति शिव बोला गया है। तो इसके जो आपको राइट में ये वाला अगर ऐसे बैठेगा तो इसका ये हिस्सा होगा लेफ्ट वाला, ये वाला राइट होगा। तो हम राइट की बात करें इधर वाला, तो राइट में इसके तो आपको मिलेगा एक टाइगर, यानी कि बाघ। अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो आपको मिलता है बाघ, ठीक है, एक आपको, और दूसरा मिलता है हाथी। और इसके जो लेफ्ट साइड वाली बात करें हम लोग, तो लेफ्ट साइड में हमें मिलता है आपका गेंडा, और मिलता है आपका भैंसा, ठीक है, या बुल मिलता है। नीचे जो हमें 2 क्या मिलते हैं, 2 हिरण मिलते हैं, 2 हिरण मिलते हैं। तो देखा जाए तो पशुपति शिव की जो मोहर मिली है, जो हमें मुद्रा मिली है, उसमें क्या है कि उसमें आपके 5 जो जानवर हैं, लेकिन संख्या में वो 6 हैं, ठीक है। जानवरों की संख्या 5 है, लेकिन उनको गिनती करेंगे आप तो 6, जो कि हिरण क्या है, हिरण आपके 2 हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक सरंगी बैल की आकृति युक्त मोहरें बहुत ज्यादा मिली हैं। तो पता चला है कि एक ऐसा, मतलब ऐसा मिलता है ना, एक जो है इस तरह का बैल है जिसके जो है क्या है, सींग जो उसका एक ही है। तो एक श्रृंगी बैल की भी जो काफी ज्यादा मोहरें मिली हैं, आकृतियां युक्त, है ना, इस तरह की मोहरें हमें काफी मिली हैं। अब जो मोहरें हैं, मोहरों पर अगर हम बात करें
अंकन के आधार पर हम ये बात समझने का प्रयास कर सकते हैं या हम ये जान पाएंगे इससे कि इनके जो है पवित्र पशु कौन से थे, वो भी हम समझ पाते हैं इससे। तो यहाँ पर 2-3 बातें आती हैं कि इनका जो है पवित्र पशु क्या था, क्योंकि जिस मोहर पर जिसकी आकृति ज्यादा होगी या मोहरों पर जिसकी आकृति ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है कि उसका पूजन जो है करते होंगे लोग ये। तो इस तरह से पवित्र पशु, पवित्र पेड़, पवित्र पक्षी के बारे में भी हम जान सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमें पवित्र पशु, पवित्र वृक्ष और साथ ही आपका जो पवित्र पक्षी के विषय में पता चलता है। तो पवित्र जो आपका पशु है वो आपका जो था कुबड़ वाला बैल, कुबड़ वाला बैल, ठीक है। और साथ ही वृक्ष की बात करते हैं तो पीपल का वृक्ष है, क्योंकि सबसे ज्यादा पीपल के चित्र हमें मिले हैं, ठीक है। और पक्षी की बात करें तो बतख, तो बतख का चित्र भी जो है यहाँ से मोहरों पर काफी ज्यादा मिलता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि जो पशुपति शिव की जो मोहर युक्त जो आकृति मिली है हमें, या मोहर मिली है, ठीक है ना, आकृति युक्त मोहर मिली है, वो हमें जो मोहनजोदाड़ो से मिली है। ये भी आप याद रखना, ये कहां से मिली हमें, मोहनजोदड़ो से मिली है। और इस मोहर को जो पशुपति शिव नाम दिया है वो जॉन मार्शल ने दिया है, ये भी आप याद रख सकते हैं। जॉन मार्शल ने इसका क्या किया, नामकरण किया है। तो ये वाली बात आप याद रखना, है ना। तो बेसिक बात ये है कि जो मोहरें मिली हैं, मोहरें पहचान के काम आती थी, और मोहरों पर कुछ जो हमें जो चित्र मिलते हैं, उन चित्र के आधार पर हम यहाँ के विषय में जो जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से हड़प्पा से कुछ मोहरें मिली है जिन पर जो स्वास्तिक का चिन्ह मिलता है। जो स्वास्तिक का चिन्ह मिलता है, कुछ इस तरह का जो चिन्ह होता है हमारा स्वास्तिक का, है ना, ये वाला जो चिन्ह मिला है, ये चिन्ह मिला है हमें हड़प्पा से, हड़प्पा से मिलता है। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि यहाँ के धर्म में जो है इस चिन्ह का काफी ज्यादा महत्व रहा होगा। सूर्य पूजा का भी साक्ष्य मिलता है, ठीक है। ये वाली चीजें मिली हैं हमें। इसी के साथ अगर हम मान के चलो थोड़ा सा कुछ जो है मूर्ति की बात करें, मूर्ति की भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि मूर्ति से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मूर्ति 2 तरह की थी, ठीक है। या हम देखा जाए तो मूर्तियों के 3 टाइप थे। एक टाइप हम बोल सकते हैं, एक थी आपकी जो धातु निर्मित, धातु निर्मित। दूसरी वाली जो थी वो आपकी पत्थर निर्मित, पत्थर निर्मित। और तीसरी जो थी आपकी वो हो सकती है आपकी जो है मिट्टी या मृण मूर्ति, मिट्टी से बनी हुई, जैसे मृण मूर्ति बोलते हैं। अब ये समझने की कोशिश करेंगे हम लोग कि जैसे हमें एक प्रतिमा मिलती है, इसे बोलते हैं कांसे की मूर्ति। यहाँ पर कांसे का इस्तेमाल काफी किया गया है, तो कांसे की मूर्ति मिली है। तो हमें एक नृत्य अवस्था या नृत्य करती हुई नर्तकी का हमें जो है क्या मिलता है, एक मूर्ति मिलती है। नृत्य अवस्था में एक मूर्ति मिली है, ठीक है। इस मूर्ति को जो नाम दिया गया वो दिया गया नटराज शिव, नटराज शिव। नटराज शिव बोला गया है। साथ ही अगर हम पत्थर की बात करें तो पत्थर की जो मूर्तियां थी वो ज्यादातर सेल खड़ी से बनी हुई थी, सेल खड़ी निर्मित मूर्तियां मिली हैं। अब इसमें क्या है कि मोहनजोदड़ो से हमें जो है एक दाढ़ी युक्त मानव मानव की जो धड़ मिला है, ठीक है। और साथ ही जो है एक क्या है, दाढ़ी युक्त मानव जो है की एक मूर्ति मिली है ना, जिसको हम जो राजा की मूर्ति भी बोलते हैं, कुछ लोग पुरोहित की मूर्ति भी बोलते हैं, राजा या पुरोहित की मूर्ति मिली है। एक मूर्ति और मिली है उर्वरता देवी, उर्वरता देवी की मूर्ति मिली है। यह आपकी जो हड़प्पा से मिलती है हमें। अब ये मूर्ति में क्या है, मैं क्यों इसको जो है इस तरह का नाम ले रहे हैं हम लोग इस मूर्ति के लिए, कि इसको हम जो उर्वरता की देवी बोल रहे हैं, तो उसका कारण क्या है वो समझाने की कोशिश करता हूं, वो समझना आप लोग। तो ऐसा इसलिए बोला जा रहा है, यहां पर मैं बता देता हूं आपको, कि ऐसे मान के चल लीजिए कोई एक इस तरह की एक स्त्री दिखाई गई है जो लेटी हुई है, ठीक है। एक स्त्री है जो लेटी हुई है,
और इसके गर्भ से एक पौधा निकला हुआ है, इसके गर्भ से एक पौधा निकला हुआ है, तो इसको क्या बोला गया? इसे बोला गया उर्वरता की देवी। ठीक है, तो यानी गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, तो गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी बोला गया। ठीक है, ध्यान रखना। ये मूर्ति जो मिली है हमें हड़प्पा से मिलती है, हड़प्पा से मिलती है। मिट्टी से निर्मित मूर्तियों को हम बेसिकली टेराकोटा बोलते हैं, टेराकोटा। तो जिसमें बेसिकली क्या आते हैं? मिट्टी के खिलौने आ जाते हैं, मिट्टी के खिलौने आ जाते हैं। ठीक है, इस तरह की मूर्तियां हमें मिलती हैं। अब कांसे की जो मूर्तियां थी इनको बनाने में एक टेक्निक का यूज किया गया जिसे लॉस्ट वैक्स तकनीक बोलते हैं, लॉस्ट वैक्स तकनीक बोला जाता है। तो इस तकनीक का जो प्रयोग किया गया है, इसमें क्या होता है? जो मोम होता है, मोम को एक सांचे में भर लिया जाता है। ठीक है, और उसके ऊपर जो है फिर एक मूर्ति नुमा संरचना बनती है, और उसके ऊपर जो है फिर क्या करते हैं, या ऐसे समझिए, हम इसको ऐसे समझा सकते हैं कि लॉस्ट वैक्स में मोम का प्रयोग किया जाता है। या मोम से बनने वाली मूर्तियां होती हैं जिनको बाद में जो है, जिनके ऊपर जो है धातु का लेप चढ़ा करके या मिट्टी का लेप चढ़ा करके मूर्तियां बना ली जाती हैं। ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मूर्ति की भी चर्चा कर ली हमने, बाकी जो हम फैक्ट्स में कर लेंगे चर्चा, और भी जो मूर्तियां वगैरह आएंगी। अब हम बात करेंगे यहाँ के समाज की। सबसे मेन मुद्दा है समाज कि सोसाइटी कैसी थी। तो सोसाइटी में ये माना जाता है कि बेसिकली अगर हम देखेंगे तो यहाँ का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। समाज कैसा था भाई? यहाँ का समाज ये माना जाता है कि मात्र सत्तात्मक था। अब हम कैसे मान लें भाई कि मात्र सत्तात्मक समाज है? ठीक है, तो इसका जो कारण माना जाता है वो माना जाता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में मात्र देवी की मूर्तियां मिली हैं, या मदर गॉडेस बहुत ज्यादा मिली हैं। तो इसका कारण जो माना जाता है वो माना जाता है मात्र देवी की प्रतिमाएं या मात्र देवी की मूर्तियां। इसको आधुनिक रूप में आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कि मान के चलो कि कोई देश है, कोई जहां पर शासन कोई करता है, अगर पुरुष शासन करते हैं तो ज्यादातर आपको जो पुरुषों की ही मूर्तियां वगैरह दिखाई देंगी, महिलाओं की कम दिखाई देंगी। महिला शासन में रहेगी यानी कि तो महिलाओं की मूर्तियां ज्यादा दिखाई देंगी, है ना? ये वाली बात आप समझिए, क्योंकि महिलाओं को ज्यादा बोलबाला था, इसीलिए महिलाओं की मूर्तियां ज्यादा बनाई गई। तो मूर्तियां बहुत ज्यादा मिलती हैं, तो इस कारण से हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर जो क्या था, मात्र सत्तात्मक समाज रहा होगा। यानी कि जो घर का शासन है वो चल रहा होगा, वो उसको माताएं चला रही होंगी। तो इसलिए सोसाइटी को ये माना जाता है कि सोसाइटी में सबसे ज्यादा चीज चलती थी वो माताओं की चलती थी, पितृ सत्तात्मक समाज नहीं था। ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। मात्र सत्तात्मक समाज था। लोग क्या थे? लोग आभूषण का प्रयोग करते थे, आभूषण का प्रयोग करते थे, खूब करते थे, बढ़ चढ़ करके। आभूषण का प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों करते थे, स्त्री और पुरुष दोनों करते थे। ठीक है, यहाँ के समाज में अगर बात करें हम लोग किस तरह की कि इनका खान पान कैसा था, तो खान पान भी तो समाज का हिस्सा होता है। तो खान पान दोनों तरह का था, ये शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। मांसाहारी भी माना जाता है कि भाई ये दोनों तरह का जो भोजन प्राप्त करते होंगे। ठीक है ना, ये वाली बात आप समझ सकते हैं। इसके अलावा कुछ इनकी परंपराएं भी होती हैं। जैसे अगर हम देखें भाई मनोरंजन के लिए क्या कर रहे हैं, पहले ये समझ लेते हैं, परंपराओं को छोड़ेंगे बाद में देखेंगे। तो मनोरंजन के लिए क्या कर रहे हैं भाई? पासे का खेल, पासे का खेल। ठीक है, और क्या कर रहे हैं भाई? जानवरों की लड़ाई, जानवरों की लड़ाई। इनको जो इस्तेमाल करते होंगे अपने मनोरंजन के लिए, लड़ाई कराते होंगे, है ना? बोले काय मनोरंजन करना है, बोले पासा खेल लो या क्या कर लो, लड़ाई करवा लो, किन जानवरों के मनोरंजन कर रहे हैं, है ना? जैसे आजकल जो है साउथ में होता है जल्ली कट्टू टाइप, तो जल्ली कट्टू टाइप चलाते होंगे ये। तो ये सारी चीजें थी। इसके अलावा अगर हम देखें इसी समाज में कुछ चीजें और समझने का प्रयास करें, एक चीज और समझना पड़ेगा हमें समाज के साथ। इसमें एक और नई स्लाइड ले लेते हैं। तो यहां पर शवाधान भी होता था। जब कोई व्यक्ति मर जाएगा तो शवाधान होगा। शवाधान बेसिकली 3 तरह का था, आंशिक शवाधान, पूर्ण शवाधान
और दाह समाधान या दाह संस्कार। तो दाह संस्कार हमें समझ में आता है कि इसमें क्या करते हैं, शव को जला दिया जाता है, जला देना। आंशिक समाधान और पूर्ण समाधान समझते हैं। पूर्ण समाधान में जो लाश है उसको गाड़ देना, लाश को क्या कर देना, जमीन में दफन कर देना, जमीन में दफन कर देना, और आंशिक समाधान, आंशिक समाधान का अर्थ ये होता है, ये एक फारसी समाज है हमारे यहाँ, हमारी दुनिया में एक समाज है फारसी समाज, भारत में भी है। तो उसमें एक परंपरा ये है कि वहां पर एक इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेते हैं वो लोग, क्योंकि पहले जंगल था, जंगल में इस्तेमाल करते थे, लेकिन आजकल इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। पूरी बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में सीढ़ियों के माध्यम से आप जा सकते हैं, इस तरह का एक स्ट्रक्चर होगा। और इस स्ट्रक्चर में जब भी कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको जाकर के रखाते हैं, उस व्यक्ति को यहाँ रख दिया जाता है, उसकी लाश को ऐसे छोड़ देंगे। पहले जंगलों में छोड़ते थे, अब जंगल खत्म होने लगे हैं तो इस तरह के स्ट्रक्चर बनाने लगे, तो वहां छोड़ देंगे और वहां क्या करेंगे, जो जानवर हैं, जो चील कौए वगैरह हैं, वो आएंगे, उसको खाएंगे और जो बचेगा फिर उसको ले जाकर के दफना देंगे। ठीक है, तो इस तरह की एक परंपरा थी। तो इस तरह की परंपरा यहां भी रही है ना, यानी बचे हुए शव को दफन करना, तो इसको दफन कर देते थे। ये वाली बात आप समझ में आई होगी। अब यहाँ पे समाधान के दो चीज बातें और आपको बताता हूं कि यहां पर हमें कुछ जगहों से युगल समाधान बेसिकली दो जगह से, लोथल और कालीबंगा से मिलता है। कालीबंगा से एविडेंस मिला, ये पेपर में बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखना कि युगल समाधान का साक्ष्य कहां से मिला है, तो आप बता पाएंगे इसको कि ये मिलता है लोथल और कालीबंगा से। इसी प्रकार ताबूत समाधान, युगल समाधान का मतलब है कि पति पत्नी को एक साथ या दो लोगों को एक साथ जो है दफना कर देना। ताबूत समाधान की अगर हम बात करें तो ये मिलता है हमें हड़प्पा से मिलता है। इसी तरह से हमें ये दो तरह के समाधान ही समझने हैं, एक युगल समाधान आपका लोथल और कालीबंगा से, जबकि ताबूत समाधान हमें मिलता है हड़प्पा से। तो ये समाधान की विधि थी। तो समाज जो बेसिकली क्या था, आपका मात्र सत्तात्मक था, मांसाहारी शाकाहारी दोनों तरह के लोग थे, आभूषणों का इस्तेमाल करते थे। महिलाएं जो है जो आधुनिक जो आपकी साज सज्जा होती है, प्रसाधन होता है, उसका भी प्रयोग करती थी। जैसे लिपस्टिक होती है, लिपस्टिक का भी एविडेंस मिले हमें चानू दड़ों से। अब ऐसा नहीं है कि पता चला कि कोई महिला का जो है शव मिल गया होगा और वो क्या करता हो, वो उसके जो है लिपस्टिक लगी होगी, नहीं। कुछ मूर्तियां ऐसी मिली हैं कि जिन मूर्तियों के जो होठ हैं, जो लिप्स हैं, उनको कलरफुल किया गया है। अब कलर किया गया है तो उस बात को हमने इस तरह से अडॉप्ट किया, इस तरह से समझा है कि वहां भी जो है होठों को कलर करने का कोई कॉन्सेप्ट रहा होगा। ठीक है, जिसी वजह से हमने ये माना है कि यहाँ के जो लोग थे, वो जो महिलाएं थी, वो लिपस्टिक का प्रयोग करती थी। एक और समाधान बता रहा हूँ, एक जगह है रोपड़, इसको भी आप याद कर लेना, रोपड़। तो रोपड़ से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिलता है, मानव के साथ कुत्ता को दफनाने का साक्ष्य मिलता है। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहां से मिला है, तो आप बता सकते हैं रोपड़ से। अब जरा सोच के देखो, है ना, थोड़ा सा विचार करो कि अगर किसी क्षेत्र में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती होगी, खासकर रोपड़ में, तो कुछ समय के बाद वहां के कुत्ते तो भागी जाते होंगे देखते ही, बोले आज कोई व्यक्ति मर गया, पता नहीं किस कुत्ते का नंबर आ जाए आज दफनाने का, है ना। तो ये जरूर रहता होगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपने समाधान भी जान लिया। तो समाज की बात कंप्लीट है हमारी। अब हम बात करते हैं साथ ही धर्म की थोड़ी सी, यहाँ का धर्म कैसा था। तो धर्म की, धार्मिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो यहाँ के जो लोग थे वो प्रकृति पूजक थे, प्रकृति की पूजा करते थे। ठीक है, अब यहाँ से कुछ चीजें हमें ऐसे मिली हैं जो इस ओर इशारा करती हैं कि यहाँ के जो लोग थे आजकल, जो हमारा जो धर्म है, जो सनातन धर्म है, उसकी जो जड़ें हैं वो यहाँ से हमें देखने को मिलती है। सबसे पहली बात ये कि प्रकृति पूजक थे, प्रकृति की पूजा कर रहे हैं। दूसरा क्या है, यहाँ से हमें स्वास्तिक का भी चिन्ह मिला हड़प्पा से। यहाँ से हमें सूर्य पूजा के भी साक्ष्य मिले, सूर्य पूजा के साक्ष्य मिलते हैं, और हमें जल पूजा का भी साक्ष्य मिलता है। अब जल पूजा का जो साक्ष्य माना गया है वो माना गया है विशाल स्नानागार को, विशाल
स्नानागार को। और ये विशाल स्नानागार जो मिला हमें मोहनजोदड़ो से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिलता है। इसको मैं दोबारा से लिख देता हूं, मोहनजोदड़ो से मिला है। तो जो विशाल स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो से, तो उसके आसपास क्या मिला है हमें, हमें आसपास जो कुछ राख के ढेर मिले हैं। तो ऐसा लगता है कि हो सकता है कि लोग स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद यज्ञ वगैरह करते होंगे, तो यज्ञ आदि करते होंगे, तो उसकी जो वो राख वगैरह वहां पर बची है, जो छोटे छोटे हिस्सों में वहां पर मिली है। तो इस वजह से इसको जो जल पूजा का साक्ष्य माना जाता है। यहाँ के जो लोग थे वो अग्नि पूजा भी करते थे। तो अग्नि पूजा के जो एविडेंस हैं वो हमें जो लोथल और कालीबंगा से मिलते हैं, लोथल और कालीबंगा से मिलते हैं। यहां से हमें अग्नि पूजा के साक्ष्य मिल जाते हैं। तो इसका मतलब ये अग्नि की भी पूजा कर रहे हैं। ये जादू टोने में भी भरोसा करते थे। ये जो हड़प्पा से हमें क्या मिला है, हमें ताबीज जैसी संरचना मिली है, ये ताबीज जैसा मिला है। तो ताबीज जो हमें मिला है वो हड़प्पा से मिलता है। तो वो ये बताने का प्रयास करता है कि यहाँ के लोग कहीं ना कहीं जो है जादू टोने में भी भरोसा करते होंगे। तो ये धार्मिक बातें हैं, प्रकृति पूजक थे, है ना। हमें जो है इनके जो एविडेंसेस मिल रहे हैं, या आपके जो स्वास्तिक और सूर्य पूजा का, ये हड़प्पा से मिला, ये वाली बात आप याद रखना, ठीक है ना। तो अब ये एविडेंस जो है ये इस बात को जो है दर्शाते हैं कि आज का जो हमारा धर्म है, जो आज हम जिसको सनातन धर्म की बात कर रहे हैं कि ये बहुत समय से चला आ रहा है, तो इसकी जो क्या कहते हैं जो नींव है वो कहाँ है, वो आपकी जो कहाँ पर है, वो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से जो हमें ये लगता है कि हमारा जो धर्म है वो लगातार चला आ रहा है। खासकर भारत में सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं, तो हिंदू धर्म की यहाँ पर जो बात हो रही है, चर्चा हो रही है, ठीक है। तो धार्मिक विषय भी हमने इसका समझ लिया। अब हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था की। यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी। देखो, जाहिर सी बात है कि हम शुरू से एक बात बता के चल रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता किस तरह की सभ्यता थी, वही को नगरीय सभ्यता थी। तो किसी भी नगरीय सभ्यता का जो आधार होता है वो व्यापार होता है, ठीक है। लेकिन अब इतने समय पहले की बात है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये सभ्यता पूरी तरह से जो है अर्थव्यवस्था इसकी जो है किस पर डिपेंड हो, व्यापार पे हो। व्यापार था, लेकिन व्यापार के साथ साथ कृषि और पशुपालन का भी उतना ही महत्व था। हाँ, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि कृषि और पशुपालन की तुलना में व्यापार ज्यादा मात्रा में होता था। यहाँ पर जो है क्या था, फसल की एक्सेस थी, या सरप्लस फसल उत्पादन होता था। इसीलिए हमें जो विशाल अन्नागार मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, हमें हड़प्पा से मिलते हैं, हमें मोहनजोदाड़ो से मिलते हैं, ठीक है। बड़े बड़े जो हमें अन्नागार मिले। अब ये जो अन्नागार मिले हैं, ये इस बात को साबित करते हैं कि कहीं ना कहीं हमें जो है क्या था, हमारे पास सरप्लस उत्पादन हो रहा था, जिसको हम वहां पर जमा रखते होंगे, ठीक है। अब रखेंगे तो उसका हम व्यापार भी करेंगे, उसको व्यापार में भी यूज करेंगे, ठीक है। तो जरा देख लेते हैं। तो कृषि की बात करें तो कई तरह की खेती का इस्तेमाल किया जाता था, जिनमें से प्रमुख खेतियां आपकी जैसे कपास हो गया, जौ हो गया, सरसों हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया। दुनिया में कपास सबसे पहले जो उगाया था वो ये माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने जो है उगाया था, ये पूछा जाता है। तो एक कपड़े का भी साक्ष्य मिलता है, कपास का एक कपड़ा भी मिलता है आपका, जो कहाँ से मिला है वो भी मोहनजोदाड़ो से मिला है। एक जो है एक छुरा मिला है, और छुरा जो है एक कपड़े में लपेटा हुआ है, वो कपड़ा किसका बना हुआ, कपास का। तो ये वाली बात आप समझ पा रहे होंगे। इसके अलावा पशुपालन भी करते थे, जिसमें गाय, बैल, बकरी, सुअर को पाला जाता था। ये पालतू पशु, सिंपल सी बात है। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पर शेर का साक्ष्य हमें नहीं मिलता है कि यहाँ के लोग शेर से जो है क्या थे, परिचित थे। मैं बात कर रहा हूँ लॉयन की, है ना। आप ये कहेंगे सर मोहर में टाइगर मिला, तो हमें वो क्या है आपका, वो बाघ है ना, ध्यान रखना। तो ये अंतर बात समझ लेना। अब इनका जो व्यापार था वो जाहिर सी बात है इंटरस्टेट तो रहा ही होगा, यानी भारत की भूमि में तो रहा ही होगा, साथ ही साथ विदेशों के साथ भी था। वो मैंने आपको जो थोड़ा सा पहले ही समझाया है ना। हम लोग जो है हमारे जो समकालीन सभ्यता थी मेसोपोटामिया और मिस्र, वहां तक हम लोग जा रहे थे और व्यापार कर रहे थे। आप कहेंगे सर कैसे जा रहे थे, तो मैं एक बार फिर से आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। अगर हम ये इंडिया का मैप ड्रॉ करें तो यहाँ पर हमें मिलता है लोथल। लोथल बिल्कुल गुजरात में समुद्र के किनारे, और यहाँ पर क्या गोदीवाड़ी का साक्ष्य मिलता है। तो यहाँ से जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ये हम जो है अरब का सागर, और अरब सागर से होते हुए आपके जो फारस की खाड़ी की ओर चले जाएंगे, और यहाँ से आगे जो हम पहुंचेंगे आपका मेसोपोटामिया, और मेसोपोटामिया से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आप अफ्रीका में चले जाएंगे, जहां पर जो आपका मिस्र मिलता है। तो इससे बात साबित होती है कि हम लोग जो है विदेशों तक व्यापार करते थे, ठीक है। अब जो व्यापार था उस समय पर कोई वैलिड मुद्रा नहीं थी, कोई कॉइन नहीं था, है ना, कोई जो है नोट नहीं थे। तो क्या होता था भाई, वस्तु विनिमय होता था। उस समय एक वस्तु दो, दूसरी वस्तु लो, इस तरह का जो है क्या था, वस्तु विनिमय प्रणाली थी।
अब कोई चीज़ नापनी है, तौलनी है तो उसके लिए भी ज़रूरत पड़ेगी। स्केल हमें हाथी दाँत के मिलते हैं, है ना? हाथी दाँत का स्केल मिला है हमें, कहाँ से मिला है भाई? लोथल से मिला है। तो जो बाँट थे वो 16 के अनुपात में थे, ऐसे करके, जैसे 16 ग्राम का, फिर आपका 32 ग्राम का, फिर आपका 64 ग्राम का, है ना? फिर आपका 128 ग्राम का। तो इस तरह के जो हमें जो बाँट मिलते हैं, जो तौलने वाले हैं, वज़न वाले। जैसे आजकल जो हमारे बाँट है वो दशमलव पर आधारित है। तो 100 ग्राम का, 200 ग्राम का, 300 ग्राम का, इस तरह का रहता है ना? और उसके समय में क्या था, इनके समय में वो 16 के अनुपात में थे। ये वाली बात आप याद रखेंगे। तो ये हमने जो है बात करी आपकी जो अर्थव्यवस्था की। लेकिन हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वो कुछ चीज़ें दूसरी जगह से भी मँगा करके अपना जो है भरण-पोषण, पालन जो पोषण करते थे और साथ ही उसका ट्रेड भी करते थे। तो जैसे देखें हम लोग, इस स्लाइड में हमें पता चलेगा कि जो टिन है, टिन को कहाँ से मँगाया जा रहा है भाई? अफ़गानिस्तान और ईरान से मँगाया जा रहा है, ठीक है? अब भाई टिन को तांबे में मिला कर के तो काँसा बनाएँगे, तो टिन की तो ज़रूरत रहेगी। साथ ही तांबा तांबा हमें कहाँ से मिल रहा है? खेतड़ी जो राजस्थान वाला इलाका है और बलूचिस्तान जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र, यहाँ से मिल जा रहा है। चांदी की हम बात करें तो ईरान और अफ़गानिस्तान पर हम डिपेंड थे। सोना अफ़गानिस्तान से ला रहे हैं और साथ ही साउथ इंडिया, कोलार, कर्नाटक आपने सुना होगा, ठीक है? तो वहाँ से सोना काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलता है, तो वहाँ से सोना भी लाते थे, ठीक है? लाजवर्द क्या है? ये अफ़गानिस्तान में और इराक, ईरान वगैरह, जब हम पश्चिम एशिया की बात करें तो वहाँ एक नीले रंग का पत्थर पाया जाता है। इसका जो कलर होता है वो थोड़ा-सा ब्लू होता है ना? तो इस तरह का जो है एक पत्थर का टुकड़ा होता था, जिसे हम लाजवर्द बोलते हैं। सेल खड़ी आप जानती हैं, ये हमारे राजस्थान, गुजरात, बलूचिस्तान यानी ये भारत में जो है काफ़ी जगह पर प्राप्त होती थी। और सेल खड़ी से हमने जो है भारत में या सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज़्यादा मोहरें बनाई हैं, ठीक है? तो आपका जो अर्थव्यवस्था भी हो गई। तो हमने मोटी-मोटी बातें इसके बारे में जानी, लेकिन अब हम देखेंगे कुछ शहरों की विशेषताओं के बारे में। जो महत्वपूर्ण नगर हैं, उन्हें हम जो कवर करेंगे। तो लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, वो समझें आप लोग, कि 2 नगर हैं। एक नगर है आपका हड़प्पा और जो दूसरा नगर है वो है आपका मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया। तो हड़प्पा और मेसोपोटामिया को सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। ये बात आप याद रखेंगे, जुड़वा राजधानी। जबकि जो कालीबंगा है, जो आपका कालीबंगा है, इसे जो है सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी माना जाता है। तो आपसे यदि सवाल पूछ ले, प्रश्न आ जाए, तीसरी राजधानी कहते हैं, तो प्रश्न अगर इन दोनों में से कोई पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं। जुड़वा राजधानी किस किस को कहा गया है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, जबकि कालीबंगा को जो आपको तीसरी राजधानी माना गया। ये वाली बात आप याद रखेंगे। तो ये दोनों जो फैक्ट हैं काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब हम बात करेंगे इसके शहरों की, कौन कौन से शहर से कौन कौन से हमें जो है क्या क्या चीजें मिली हैं और कौन कौन से शहर किस किस नदी के किनारे। एक प्रश्न इस पर बहुत ज्यादा बनता है, याद रखना कि एक प्रश्न जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता से सिंपल पूछ लिया जाता है कि बताओ सिंधु घाटी से जो मेसोपोटामिया है, मेसोपोटामिया नहीं, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो जो है वो किस नदी के किनारे है, ठीक है? कहाँ पर स्थित है, किसने उसको खोजा और वहां से क्या क्या चीजें मिली हैं। तो इस तरह का एक प्रश्न बनता है, इस पर आप ध्यान रखेंगे, है ना? तो इन्हीं को हम एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हड़प्पा की। तो हड़प्पा की चर्चा करें तो हम ये बात जानते हैं कि जो हड़प्पा है, हड़प्पा की जो खोज हुई है, वो खोज करने वाले व्यक्ति जो थे वो दयाराम साहनी थे, याद रखना इसको। यहाँ से हमें उर्वरता की देवी की मोहर मिलती है, जो मैंने चित्र बना करके आपको बताया था, ठीक है? यहाँ से हमें एक कब्रिस्तान मिलता है, तो कब्रिस्तान को जो नाम दिया गया वो दिया गया R37, ठीक है? ये वाली बात आप याद रखना कब्रिस्तान का, या क्वेश्चन ये आता है कि R37 नामक कब्रिस्तान कहाँ से मिलता है, तो आप बता सकते हो हड़प्पा से मिलता है। यहाँ से हमें ताबूत समाधान का भी जो साक्ष्य मिलता है। ताबूत आप समझते हो कि खासकर ईसाइयों में इस्तेमाल होता है। इस तरह का जो एक कॉफिन बनाया जाता है, इस तरह का एक ताबूत बनाते हैं और इसमें एक व्यक्ति को लिटा दिया जाता है, जिसकी लाश होती है उसको लिटा देंगे हम इसमें, और लिटाने के बाद इसको ढक्कन से बंद कर देंगे और उसको बंद करने के बाद जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है, जमींदोज कर दिया जाता है ना? तो इस तरह का जो ताबूत समाधान है वो आपका हड़प्पा से मिलता है। मोहरें, मैंने आपको बताया था कि मोहरें जो थी वो ज्यादातर किससे बनी थी, आपकी सेल खड़ी से बनी थी, ये वाली बात याद रखना,
है ना। मोहरों में एक चीज और बताऊंगा मैं आपको अभी। अब जो मोहरें थी जिनमें जो अभिलेख मिले हैं, सबसे ज्यादा अभिलेख युक्त जो मिली है वो आपकी हड़प्पा से मिली है, और सबसे ज्यादा जो मोहरें मिली है वो आपकी मोहनजोदाड़ो से मिली है। ठीक है, मुझे चलो इससे पहले कंप्लीट करते हैं। एक फैक्ट याद आया है, वो मुझे बताना चाहिए, आपको बताना चाहिए था, अभी बता दें, कोई समस्या वाली बात नहीं है। यहाँ से टोटल 12 अन्नागार मिले हैं, वो 6-6 की रो में है, यानी 6 इस तरफ और 6 इस तरफ, है ना। इस तरह से, मतलब ऐसे मान के चल लो कि ये एक मतलब के चलो कि ये जो है क्या है आपका एक रोड है, और इस रोड के 6 इस ओर और 6 इस ओर। तो इस तरह से हमें क्या मिलते हैं, हमें जो है 12 जो अन्नागार मिले हैं। ध्यान रखना, अन्नागार का मतलब होता है जहां पर जो है अनाज को जमा किया जाता है। साथ ही यहाँ से मजदूरों के आवास के चिन्ह मिलते हैं हमें। मतलब हमें जो है ऐसा मिला है कि जो हड़प्पा नगर था, उस नगर के बाहर जो है कुछ ऐसी झुग्गी झोपड़ियाँ टाइप मिली हैं, या ऐसे आवास मिले हैं जिनकी जो क्वालिटी थी वो जो है बहुत ही ज़्यादा खराब थी। ठीक है, जैसे आप किसी शहर में जाते हैं, तो शहर में जब जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे लोग बाहर से जो आ जाते हैं या घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते हैं, जिनका कोई घर ठिकाना नहीं होता, वो पता चला क्या है कि छोटा सा टेंट बना लिया कहीं पे भी, वहां रह रहे हैं। तो हम ये समझ में आ जाते हैं कि ये लोग क्या है, ये मजदूर वर्ग है एक तरीके से। तो इस तरह का भी जो एक एविडेंस मिलता है वो भी हड़प्पा से मिलता है, यानी मजदूरों के जो आवास मिले वो हड़प्पा से मिले, ये वाली बात आप याद रखेंगे। और भी कुछ मिला हड़प्पा से, हड़प्पा से इतनी चीजें आप याद रखें, काम चल जाएगा आपका। अब बात करेंगे मोहनजोदाड़ो की। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना हड़प्पा में, कि जो हड़प्पा है ये कहाँ पर है भाई, ये पाकिस्तान में है। ठीक है, कहाँ पर है, रावी नदी के किनारे है, और इसकी जो खोज की थी वो दयाराम साहनी ने की थी। ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है, किसी भी शहर में यही क्वेश्चन आएगा सबसे ज्यादा, कि शहर की खोज किसने की, किस नदी के किनारे है, और वर्तमान स्थिति क्या है। तो आपका जो हड़प्पा है ये मोंटगोमरी जिला में है, पाकिस्तान के अंतर्गत आता, रावी नदी के किनारे, और दयाराम साहनी ने इसकी खोज की है। ये वाली बात आप याद रखेंगे। इसी तरह से अब हम जो बात करने वाले हैं, हाँ एक चीज रहेगी बीच में जो बताना है, मुझे बार बार भूल जाता हूँ। चलिए, मैं मोहरों के बारे में बता रहा था, सील के बारे में बता रहा था ना। मोहरें, मोहरों के हम आकार की बात करेंगे, मैं आकार के बारे में बताना चाहता हूँ। जो मोहरें मिली हैं हमें, वो हमारी किस तरह की हैं, वो मोहरें हमारी वर्गाकार हैं। ठीक है, वो मोहरें हमारी जो है कैसी हैं, आपकी बेलनाकार हैं, बेलनाकार हैं। मोहरें हमारी कैसी हैं, आयताकार हैं, आयताकार हैं, इसे ऐड कर लेना, है ना। और इसके अलावा जो मोहरें मिली हैं हमें बेलनाकार, वृत्ताकार, तो वृत्ताकार भी जो हमारे जो क्या मिलती है, मोहरें मिलती हैं। तो इस तरह की जो मोहरें हैं वो भारत में प्रचलन था। ठीक है, ये वाली बात आप याद रखेंगे। चलिए वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो हम जो बात कर रहे हैं, बात चल रही है हमारी शहरों की, है ना। तो अब हम बात करेंगे आपसे मोहनजोदाड़ो की। तो चलिए मोहनजोदाड़ो की बात करते हैं। तो सबसे पहले एक फैक्ट तो ये जान लो कि मोहनजोदाड़ो का जो अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, या राख का टीला भी बोलते हैं इसको, है ना। मृतकों की राख, मृतकों का टीला कहा जाता है। तो मोहनजोदाड़ो का ये अर्थ होता है। मोहनजोदाड़ो लरकाना जिले में है, आज के समय में पाकिस्तान के अंतर्गत आता है, और सिंधु नदी किनारे। अब हम यहाँ से ये देखेंगे, यहाँ से हमें जो है क्या क्या एविडेंसेस मिले हैं। वैसे बहुत सारे एविडेंसेस की हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन हमने इनको एक जगह पर आपको लिए लिख करके रखा है, जिसको आप आसानी से पढ़ पाए, समझ पाए। तो मोहनजोदाड़ो की खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे, सबसे पहले तो इसी को देख लेते हैं। तो खोज करने वाले व्यक्ति थे आपके आर.डी. बनर्जी, राखल दास बनर्जी, 1922 में हुई थी। यहाँ से विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार मिला है। ठीक है, एक सवाल आता है पेपर में कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। तो इमारत का एक क्रम आप याद रखना, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो नॉर्मल भाषा में आप बता सकते हो कि अन्नागार जो है, जो मोहनजोदाड़ो से मिला है, वो सबसे बड़ी इमारत है। लेकिन एक बात याद रखना कि इससे भी बड़ी जो अगर इमारत बात करें या स्ट्रक्चर की बात करें, तो आपका लोथल की गोदीबाड़ी है। यह लोथल से जो आपका डॉकयार्ड मिला है, जहां पर जो है नाव वगैरह जहाज वगैरह खड़े होते थे, वो सबसे बड़ा है। ठीक है, अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो आप जो विशाल अन्नागार आंख बंद करके लगा सकते हैं। तो सबसे बड़ी इमारत जो आपकी बनेगी वो लोथल वाली विशाल अन्नागार, सॉरी डॉकयार्ड। उसके बाद जो है मोहनजोदाड़ो का विशाल अन्नागार,
और उसके बाद आपका विशाल स्नानागार। ठीक है, ये वाला पॉइंट आप याद रखेंगे। तो सबसे बड़ी इमारतों में से अगर हम बात करें तो विशाल अन्नागार यहाँ से मिलता है, विशाल स्नानागार यहाँ से मिलता है। यहाँ से पश्चिमी जो भाग है मोहनजोदाड़ो का, पश्चिमी भाग में कनिष्क कालीन क्या मिलता है, एक स्तूप मिलता है। मतलब हमने बताया था आपको कि किसी भी नगर के दो भाग थे, अब पश्चिमी भाग है तो पश्चिमी भाग में क्या है कि एक स्तूप बना हुआ मिला है हमें, एक स्तूप मिलता है। ठीक है, अब वो स्तूप किसके समय का है, वो है कनिष्क के समय का। अब चूंकि वो स्तूप है और इतिहास में पता चला इस जगह पर, ये जगह तो दब चुकी थी, जमीन के अंदर थी, कनिष्क महोदय ने क्या किया, एक टीला पे इस पे क्या बना दिया, एक स्तूप बना दिया। अब समस्या ये है हमारे सामने कि उस स्तूप का उत्खनन कैसे करें, खुदाई कैसे करें उसके नीचे। अगर खुदाई करने जाते हैं तो एक इतिहास को निकालने के लिए दूसरा इतिहास हमारा खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसको जो बड़ी सावधानी से इसको जो है संरक्षित कर दिया गया, इसके नीचे खुदाई वगैरह नहीं कर रहे हैं। कभी कोई तकनीक आएगी जिससे आसानी से खुदाई कर लें और इसको नुकसान ना पहुंचे तो किया जाएगा, है ना। तो कनिष्क कालीन स्तूप मिलता है। पशुपति शिव की मोहर यहाँ से मिली है, ये मैंने आपको डिटेल में बताया। यहाँ से मलेरिया का भी साक्ष्य मिला है, मतलब इस तरह के एविडेंसेस मिले हैं कि यहाँ पर जो है कभी मलेरिया फैला होगा। ठीक है, ध्यान रखना। हाथी का कपाल मिलता है यहाँ से, हाथी की खोपड़ी मिलती है ना। इसके अलावा भी कुछ चीजें मिली, वो देख लेते हैं क्या क्या मिला है। देखो, घोड़े की मृण मूर्ति, मतलब मिट्टी की, ध्यान रखना मैं बात कर रहा हूँ घोड़े की मूर्ति की बात कर रहा हूँ। कैसी मिट्टी, मृण मूर्ति, यानी खिलौना टाइप हो गया, टेराकोटा जैसा मिलता है। ऊंट की हड्डी मिलती है यहाँ से। पुरोहित की मूर्ति मिलती है। अब पुरोहित या राजा की मूर्ति जिसको नाम दिया गया था, कैसी है भाई, उसमें दाढ़ी है, उसके दाढ़ी युक्त है, साथ ही एक शॉल लपेटी हुई है, जैसे आजकल सर्दियों में हम शॉल लपेटते हैं ना, उस तरह की शॉल लपेटी हुई है। ठीक है, पत्थर निर्मित है। पत्थर क्या है, वो सेल खड़ी का पत्थर है ना, सेल खड़ी से निर्मित है, ये वाली बात याद रखना। कांसे की नृत्य प्रतिमा यहाँ से मिलती है, ये भी हमें याद रखना है ना, जिसको जो नटराज से भी कुछ लोगों ने नाम दिया है। तो इस तरह की भी एक मूर्ति मिलती है हमें। आगे बढ़ते हैं। तो हमने जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो किया, अब हम जो और भी शहर देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। जैसे हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण नगरों में से एक है लोथल। ज्यादातर सवाल पूछ लिया जाता है, लोथल से प्रश्न पूछने की संभावना काफी ज्यादा रहती है। मैं केवल वही शहर बता रहा हूं आपको जिनसे जो प्रश्न आने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। देखो, लोथल जो है प्रेजेंट में आपका भोगवा नदी के किनारे है, गुजरात के अंतर्गत आता है, और एसआर राव ने जो इसकी क्या की थी, खोज की थी। ये वाली बात याद रखेंगे, प्रश्न में सीधे सीधे पूछेंगे। तो यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो यही है कि डॉकयार्ड, या आपसे पूछ लिया जाता है कि गोदीबाड़ी का साक्ष्य कहां से मिलता है। डॉकयार्ड क्या होता है या गोदीबाड़ी क्या होती है, जहां पर नावों को या जहाजों को रखा जाता है, एक तरह से बंदरगाह जैसा स्थिति है ना। तीन, युगल समाधान, हमने बताया था युगल समाधान का जो साक्ष्य मिलता है वो लोथल से मिलता है। तो लोथल में भी तीन तीन युगल समाधान मिले यहाँ से, है ना। मृद भांड पर पंचतंत्र की कहानी, मतलब एक जो है मिट्टी का बर्तन मिला है और उस पर जो पंचतंत्र की कहानी है, जैसे कोय और लोमड़ी वाली, है ना, रोटी वाली जो कहानी है वो आपने सुनी होगी। तो विष्णु शर्मा ने जो पंचतंत्र लिखा है, उन्होंने तो बाद में लिखा बहुत समय बाद, लेकिन उससे मिलती जुलती कहानी को उस पर दर्शाया गया, यानी वहां पर इस तरह की पेंटिंग की गई है या चित्र बनाया गया जिसमें पेड़ पर बैठा है एक कौवा और नीचे वो पता चला क्या है कि एक लोमड़ी है। तो इस तरह का एक चित्र मिलता है, तो पंचतंत्र की कहानी का चित्र मिलता है यहाँ से फारस की मोहर मिलती है। ठीक है, घोड़े की मृण मूर्ति यहाँ से भी मिली है। हमने अभी बताया था आपको कहाँ से मिल रही थी, मोहनजोदड़ो से मिल रही थी, तो यहाँ से भी मिली है ना, हड्डी नहीं मिल रही है। नाव की आकृति युक्त मोहर मिली है। इसका मतलब ये है कि एक ऐसी मोहर मिली है लोथल से, ध्यान रखना वो केवल लोथल से नहीं मिली है, मोहनजोदाड़ो से भी मिली है। तो दोनों जगह से एक एक ऐसी मोहरें मिली हैं हमें जिन पर नाव का चित्र बना हुआ है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि सभ्यता के लोग जो थे वो नाव के बारे में जानते होंगे और नाव का प्रयोग करते होंगे। ठीक है, अग्नि पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। अग्नि पूजा के साक्ष्य मैंने आपको बताया था लोथल और आपके जो कहां से मिलते हैं, कालीबंगा से मिलते हैं। चावल के एविडेंस भी याद रखना, लोथल और आपके रंगपुर से मिलते हैं, है ना, ये वाला आप याद रखेंगे। तो लोथल से ये प्रश्न बनते हैं आपके। इसके अलावा और देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे कालीबंगा की। तो कालीबंगा से क्या क्या हमें मिलता है, क्या क्या चीजें हैं, उनके बारे में देख लेते हैं, जरा ध्यान समझिए। तो कालीबंगा जो है ये राजस्थान के अंतर्गत आता है। सिंपल सवाल पूछ लेंगे कि कालीबंगा कहाँ स्थित है, आपसे पूछ लेंगे चनूदड़ो कहाँ स्थित है, आपसे पूछ लेंगे आलमगीरपुर कहाँ स्थित है, और पता चला हम इसी में कंफ्यूज हो गए। तो इसको याद रखना, पता चला आप इनको याद करने में लगे हो और बेसिक आप भूल गए। तो एक बात याद रखना, परीक्षा में ज्यादातर लोग फेल होते हैं बेसिक सवाल को गलत करने से। तो आपको बेसिक सवाल आपके गलत नहीं करने। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लोकेशन। तो ये राजस्थान के अंतर्गत आता है गग्गर, या आपको सरस्वती नदी लिखा आ सकता है या द्रसद्वती नदी भी लिख करके आ सकता है, क्योंकि गग्गर नदी के ही वो दूसरे नाम है। तो गग्गर नदी के किनारे था। अमलानंद घोष ने इसकी क्या की, खोज की, ये वाली बात याद रखेंगे।
यहाँ से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है। और कालीबंगा शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है काली मिट्टी की चूड़ियाँ, ये वाली बात याद रखना। अच्छा, मैंने आपको बताया कि अलंकृत फर्श का जो एविडेंस है वो आपका कालीबंगा से मिला है। अग्नि पूजा का साक्ष्य मिलता है शल्य चिकित्सा, ठीक है, और बेलनाकार मोहर। तो शल्य चिकित्सा क्या होती है? आपकी सर्जरी, मतलब किसी का हाथ कट गया और हमने उसको सिल दिया, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको सर्जरी बोलते हैं। तो शल्य चिकित्सा हो रही है, ठीक है ना। जैसे आज के समय पता एक जोक था, ऐसे ही चल रहा था, कहीं रील वगैरह कुछ देख रहे थे, या उससे भी पहले की बात है, कि आजकल जो अमेरिका वाले इतना आगे बढ़ गए, एक अमेरिकन बता रहा है किसी को कि भाई देखो, खासकर इंडियन को, कि भाई देखो ऐसा है कि हमारा अमेरिका तो इतना आगे है कि पता चलता है वो सर्जरी कर लेता है, वो किसी की भी शक्ल को बदल सकता है, मतलब प्लास्टिक सर्जरी से चेहरे को बदल सकता है। हम लोग इतने एडवांस हो गए तकनीक में, इसमें शल्य चिकित्सा में। तो हमारा इंडियन व्यक्ति बोलता है कि भाई तुम तो अभी अभी हुए हो। हमारे यहाँ पर एक भगवान शिव नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने अपने लड़के का सर काट दिया और सर काट के हाथी का सर लगा दिया। बोले तुम क्या करते हो सर्जरी, तुमसे ज़्यादा तो हम कर लेते हैं, हम तो आदमी का सर ही बदल सकते हैं। और ऐसा ज्ञान तो हमने पा करके छोड़ दिया, है ना। तो ये मजाकिया लहजा में कहा गया उसने। और खासकर अगर हम देखें तो हमारे शास्त्रों में तो भाई ऐसी घटना है। तो हमारे शास्त्रों में तो ऑलरेडी इसका शल्य चिकित्सा का वर्णन है बहुत ज़्यादा। तो शल्य चिकित्सा की जो जानकारी है वो हमें कहाँ से मिलती है? कालीबंगा से मिलती है। इसको भी आप याद रखेंगे, एग्जाम के लिहाज से ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे देखते हैं धौलावीरा। धौलावीरा भी वन ऑफ द मोस्ट जो है इंटरेस्टिंग जो है क्या रहता है, सेगमेंट है इस इंडस वैली सिविलाइजेशन से एग्जामिनर्स का। एग्जामिनर खूब क्वेश्चन पूछते हैं इससे, ठीक है, ध्यान रखना। तो धौलावीरा जो है आजकल गुजरात में पड़ता है, ठीक है, और गुजरात में एक मादर या मानहार करके नदी है, तो उस नदी के किनारे है। जगपति जोशी और आर एस बिष्ट ने जो इसके बारे में बताया और इसकी खोज वगैरह की और इसका जो उत्खनन करवाया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये नगर की खास बात यह कि 3 भागों में विभाजित है, मैंने ये आपको पहले ही बता दिया, ठीक है, 3 भागों में विभाजित था। अब ये गुजरात के ऐसे इलाके में है जहां पर पानी की बड़ी किल्लत होती है। तो यहाँ के लोगों ने ये देखा कि पानी की बड़ी समस्या है, तो पानी की समस्या से निपटने के लिए उन्होंने क्या काम किया कि उन्होंने जो है जल संरक्षण विधि को अपना लिया। यानी जो वाटर हार्वेस्टिंग आज के समय में हम अपनाने की बात कर रहे हैं, ये 4,500 साल पहले अपना चुके थे, ठीक है। तो सोचो, यहाँ से लिपि का साक्ष्य मिलता है, यहाँ से एक स्टेडियम का साक्ष्य मिलता है, मतलब खेल के मैदान का साक्ष्य मिल रहा है ना। और खेल का मैदान है तो जाहिर सी बात है स्टेडियम है, कि चारों लोग बैठते होंगे, लोग गोल जैसा इलाका है और वहां पर जो है बीच में लोग खेलते होंगे, करतब दिखाते होंगे, कुछ कबड्डी खेल रहे हैं, कुश्ती हो रही है, इस तरह के खेल होते होंगे, या पशुओं की जो है क्या करा रहे हैं, लड़ाई करा रहे हैं, जल्लीकट्टू टाइप, है ना। इसी तरह से जो आपका धौलावीरा, उसका जो अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ है सफेद धुआं, ये वाली बात याद रखना। अब एक खास पॉइंट जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा जा सकता है, कि हमारे यहाँ पर 2 शहर हैं, एक आपका जो है धौलावीरा और दूसरा जो है आपका मोहनजोदाड़ो। ये दोनों जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो आपसे कभी प्रश्न पूछ लिया है कि सिंधु सभ्यता के कौन कौन से नगर हैं जो आपके यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, तो आप इजीली बता सकते हैं। 2 शहर हैं, वो है आपका एक मोहनजोदाड़ो और दूसरा है धौलावीरा। अच्छे से याद रखना। कई सारे शहर भी हैं जैसे लोथल वगैरह है, उनको जो हमने जो है क्या किया, हमने उनका नामांकन कर रखा है कि कभी जो है इनको भी आप क्या करें, शामिल कर लें विश्व धरोहर सूची में। तो ये वाली बात आपको समझ में आई होगी धौलावीरा के बारे में। और भी कुछ शहरों को देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो रोपड़ की बात करें तो रोपड़ से हमें जो मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है, कहां पर? ये पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी। तो ये आप अच्छे से याद रखना, पेपर में पूछ लेते हैं। चनू दड़ो बड़ा इंटरेस्टिंग है, एग्जाम में आ जाता है इससे क्वेश्चन। पाकिस्तान में है आज के समय में, सिंधु नदी के किनारे एनजी मजूमदार और मैकेट, है ना, इन लोगों ने जो इसकी खोज की थी। अब यहां से क्या मिलता है हमें? मन के बनाने का कारखाना मिलता है। मन का क्या होता है? मतलब एक मोती ऐसी संरचना बनानी है। अब इन्होंने क्या किया कि एक पत्थर का टुकड़ा लिया और उसमें किसी तरीके से छेद कर लिया, पत्थर के टुकड़े लेकर के, और उसमें जो है छेद करने के बाद एक धागा परो दिया। इस तरह से एक धागा चला गया इसके अंदर होकर के, ये बन गया भाई गले का हार। तो मन के बनाने का कारखाना है, और यहाँ से क्या बना रहे हैं? हार भी बना रहे हैं इस तरह के, तो आभूषण बना रहे हैं, है ना। तो ये यहाँ से साक्ष्य मिलता है। मैंने आपको बताया था लिपस्टिक का साक्ष्य मिलता है ना, तो वो भी यहीं से मिला है। यहाँ से एक साक्ष्य नहीं मिलता हुआ दुर्गीकरण, यानी दुर्गीकरण का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त नहीं होता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में केवल एक ऐसा नगर है जहां पर कोई दुर्गीकरण, कोई फोर्टिफिकेशन नहीं मिलता है। ये वाली बात आप याद रखेंगे। तो रोपड़ और चन्हूदड़ो हो गया। एक और नगर ले लेते हैं, बनवाली।
तो बनवाली हरियाणा में मिलता है, ठीक है। RS बिष्ट ने इसकी खोज की, इसके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है। यहाँ से भी एक मन के बनाने का कारखाना जैसा मिला है, ठीक है। इसके बाद आता है सुरकोदड़ा, जो गुजरात में है। जगपति जोशी, है ना, JP जोशी बोलते हैं इनको, पूरा नाम इनका। तो इन्होंने इसकी खोज की थी। यहाँ से हमें घोड़े की अस्थि मिलती है। अब जरूर ध्यान देना, यहीं से समझो कि यहाँ से हमें घोड़े की हड्डी का साक्ष्य मिला है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े के बारे में परिचित तो थे, लेकिन उसको पालतू जानवर वो नहीं था, वो बाहर से आया था, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिलता है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी मिलता है, ठीक है। ये वाली बात हम समझ सकते हैं। एक और शहर देखेंगे, राखीगढ़ी। अब जो राखीगढ़ी है, हर प्रेजेंट में हरियाणा में है, और इसकी जो ये घग्गर नदी के किनारे है, हरियाणा में है। इसकी खोज जो की थी वो रफीक मुगल ने की थी। यहाँ की जो सबसे बड़ी बात है वो हम वो अच्छे समझिए। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। अगर कोई पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो आप बताएंगे राखीगढ़ी है। गलती से वे आप जो हड़प्पा या मोहनजोदड़ो ना बता देना। तो मैं आपको बता देता हूं, ये क्या है, ये आपका जो है सिंधु सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। तो हमने अब तक इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण एस्पेक्ट हैं, या जो फैक्ट हैं या कॉन्सेप्ट हैं, वो सारे कर लिए। लेकिन एक कॉन्सेप्ट और करेंगे कि भाई इतनी बड़ी जो सभ्यता थी, ये नष्ट कैसे हो गई। इस पर भी हम जो लोग चर्चा करेंगे, ये हमारी अंतिम चर्चा है इस क्लास के अंतर्गत, कि ऐसा क्या हुआ कि ये जो सभ्यता है ये नष्ट हो गई, ठीक है। इस सभ्यता के नष्ट होने के बारे में लोगों के अलग अलग जो विचार हैं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही हैं। तो जैसा जिसने रिसर्च किया, जिसको जैसा लगा उसने वैसा बता दिए। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कोई भी इतनी बड़ी सभ्यता ऐसे ही अचानक से नष्ट नहीं हो सकती। उसके लिए एक से ज़्यादा कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। लेकिन हम जो है इन लोगों के तर्क क्या थे, किसने क्या कहा है, उसको देख लेते हैं और उस तर्क को समझने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बात आती है बाढ़। ये कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो जो है यहाँ पर शहरों के किनारे थी, सॉरी नदियों के किनारे थी, या यहाँ के जो नगर थे वो शहरों के किनारे बसे हुए थे। तो उस कारण से क्या रहा होगा कि बाढ़ आती होगी, और बाढ़ की वजह से परेशान हो गए होंगे, और बाढ़ की वजह से परेशान होने के कारण उन्होंने यहाँ से सभ्यता को छोड़ दिया होगा। लेकिन अब लॉजिक लगाने वाला तो ये भी लॉजिक लगा सकता है ना कि भाई ये किसी को नहीं पता, किसको नहीं पता होगा कि बाढ़ आती होगी, फिर आपने शहर बिल्कुल उसके किनारे क्यों बसाया। लेकिन फिर भी मोहनजोदाड़ो में एक जगह ऐसी मिली है जहां से जो पानी आने का, यानी बाढ़ के पानी के आने के जो कितने 7 बार बाढ़ आने का साक्ष्य मिला है। इसका मतलब ये होता है कि बाढ़ का पानी आया तो अपने साथ मिट्टी वगैरह भी लाएगा, तो वो वहां जमा की और वहां से फिर वापस लौट गया। फिर उसके बाद फिर दोबारा से कभी आया। तो इस तरह से ऐसी लेयर मिली है जो बालू की है, मिट्टी की है, जो नदी द्वारा लाई गई है, और उसमें 7 लेयर मिली है। तो इससे यह समझ में आता है कि 7 बार यहाँ पे बाढ़ आई होगी, ठीक है। तो बाढ़ के कारण बात आती है। तो बाढ़ को कौन कौन मानते हैं, मार्शल और मैके मानते हैं कि बाढ़ ने जो क्या किया, सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश कर दिया, या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इस सभ्यता को छोड़ने पर इसलिए जो है बाध्य हुए, क्योंकि यहाँ पर बार बार बाढ़ आ रही थी। दूसरा, पारिस्थितिकी असंतुलन, यानी इकोलॉजिकल डिसबैलेंस। अब इकोलॉजिकल डिसबैलेंस किस कारण से हो सकता है भाई, इतने बड़े बड़े शहर बनाए गए, 200 से 300 शहर मिलते हैं, बहुत बड़ा इलाका है, पेड़ काटे गए होंगे, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ का पारिस्थितिकी असंतुलन हुआ होगा, ठीक है। जो संसाधन है उनका बहुत ज्यादा दोहन किया गया होगा। तो जैसे आज के समय में हम ग्लोबल वार्मिंग से बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं, उसी तरह से कुछ जो है यहाँ पर भी घटनाएं रही होंगी, जिस कारण से यहाँ के लोग जो है इस जगह को छोड़ने के लिए बाध्य हुए होंगे। तो ऐसा मानने वाले जो व्यक्ति उनका नाम है फेयर सर्विस। ये बात आप याद रखना, ठीक है। भूकंप को जो मानते हैं कि भूकंप के कारण जो है इसका जो नाश हो गया, वो राइक्स और MR साहनी। अब एक बात समझो, ये जो इलाका है जहां पर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है, ये पूरा इलाका पाकिस्तान सहित इसमें जोड़ दो, तो ये वाला जो इलाका है, ये वाला इलाका कहीं ना कहीं आपका भूकंप जोन में आता है आज भी। ये एक भूकंप जोन है ना, भूकंप जोन के अंतर्गत आता है। तो ये भूकंप जोन के अंतर्गत आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भूकंप भी आते होंगे। तो हो सकता है कि भूकंप के कारण यहाँ के जो इमारतें गिर गई हों, यहाँ के लोग छोड़ करके भागने बाध्य हो गए हों। तो इस कारण को भी मानते हैं लोग कुछ, है ना। अब आपके पेपर में एक बात और समझ लो, दोनों क्लियर करते थे, फिर क्वेश्चन कैसे आएगा वो बताएंगे। जलवायु परिवर्तन की बात कर लेते हैं। तो जलवायु परिवर्तन को मानते हैं RL स्टाइन और अमलानंद घोष मानते हैं। ये कहते हैं कि यहाँ पर जलवायु परिवर्तन हुआ होगा। जलवायु परिवर्तन आसानी से नहीं होता है, इसको सालों लगते हैं,
तो बहुत ज़्यादा समय के बाद जो यहाँ पर क्या होगा, जलवायु परिवर्तन हुआ होगा, ये बात मानने योग्य है। ठीक है, हो सकता है टेम्परेचर बढ़ाया हो या कोई और समस्या रही हो, तो जिसके कारण से भी यहाँ पर क्या रहा, यहाँ के लोग जो है इस जगह को छोड़ने के लिए बाध्य हुए। अब जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है, तो गार्डन चाइल्ड हो गए, पिगट महोदय हो गए, है ना? तो कई सारे लोग जो है ये मानते हैं कि आर्यों के आक्रमण के कारण जो है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो गई, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो नाम आता है वो आता है गार्डन चाइल्ड का। तो गार्डन चाइल्ड ने ये थ्योरी दी है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो नष्ट हुई है वो आपकी जो है किसके कारण हुई है, वो आर्यों के आक्रमण के कारण हुई है। इसको भी मैं समझा देता हूँ, लेकिन प्रश्न आपके पेपर में इस तरह से आएंगे कि भूकंप को सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश का कारण किसने माना है, या बाढ़ को किसने माना है, या आर्यों के आक्रमण को कौन मानता है। तो आप आंसर बता सकते हैं कि आर्यों का जो आक्रमण को कारण माना जाता है वो गार्डन चाइल्ड ने माना है। ठीक है, ये वाली बात याद रखेंगे। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको कैसे। देखो जरा ध्यान समझने की कोशिश करना कि हम जो बात कर रहे हैं वो ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता अचानक से कैसे नष्ट हो गई, और खासकर हम जो बात कर रहे हैं वो आर्यों के आक्रमण की बात कर रहे हैं। तो यहां पड़ता है हमारा मध्य एशिया। मध्य एशिया, तो ये माना जाता है कि मध्य एशिया से आर्य भारत की ओर आए, और भारत की ओर जब आए तो इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता पर हमला किया, और हमला करने के बाद यहाँ के लोगों को मार पीट के भगा दिया, और यहाँ के लोग कहीं ना कहीं साउथ में चले गए। तो बहुत से लोगों की ये मान्यता है कि साउथ में जो लोग रह रहे हैं एक्चुअल तो इंडियन वो हैं। अब ये लोग कौन है भाई, जो आर्य आए हैं। अब हम कैसे माने कि आर्यों के आक्रमण के कारण जो है सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ, तो समझिएगा कि आर्यों का एक देवता है जिसका नाम पुरंदर, और पुरंदर का जो संबंध है वो इंद्र से है, और पुरंदर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है दुर्ग को तोड़ने वाला। दुर्ग को तोड़ने वाला, ठीक है, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। अब दुर्ग कहां पर थे, तो दुर्ग तो भाई यहीं पर थे ना हमारे यहाँ। हमारे यहाँ भी इस तरह की संरचना मिली है जहां पर दुर्ग है, शहर के चारों ओर जो शहर मिले हैं, शहरों के चारों ओर हमें क्या मिल रहे हैं, दुर्ग मिल रहे हैं, फोर्टिफिकेशन मिल रहा है। अब फोर्टिफिकेशन तोड़ने वाला देवता कौन है इनका, वो इंद्र है। तो इंद्र ने क्या किया, इनको तोड़ दिया। और वेदों में जो नाम मिला है वो इंद्र का बहुत ज्यादा मिलता है। इंद्र के लिए ही सबसे ज्यादा श्लोक समर्पित है ऋग्वेद में, अगर हम बात करें तो। ठीक है, तो एक कारण तो ये बनता है कि हाँ भाई जो है इसी आधार पर हम ये मानते हैं कि यहाँ पर एक हमला हुआ, आर्यों द्वारा हमला किया गया, और उसके बाद जो है यहाँ के दुर्गों को तोड़ दिया गया, इन्हें परास्त करके इनको भगा दिया गया, और यहाँ पर जो है आर्यों ने अपनी सभ्यता को स्थापित किया। एक और बात आती है कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो ज्यादातर व्यापारी थे, तो उनके पास बहुत ज्यादा बड़े हथियार नहीं मिलते, तांबे का प्रयोग करते थे, लोहे की जानकारी नहीं थी। आर्यों को लोहे का ज्ञान था। हालांकि ये कहा जाता है कि आर्य जब इंडिया आ गए तो उसके बाद उन्हें लोहे का ज्ञान ज्यादा बेहतर हुआ। ठीक है ना। तो एक थ्योरी ये भी है कि यहाँ पर जो है क्या है कि नरकंकाल एक जगह से काफी ज्यादा मिले सिंधु घाटी सभ्यता से, और नरकंकालों को जब उनका जो है चेक किया गया, उनके बारे में जानने की कोशिश की गई, तो पता चला कि उन कंकालों के ऊपर किसी धारदार हथियार से वार किया गया, जिनके निशान आज उनके ऊपर मिलते हैं। ठीक है, तो इससे पता चलता है यहाँ पर कभी कोई झड़प हुई होगी। तो झड़प हुई होगी तो जाहिर सी बात है बाहर से कोई अटैक हुआ होगा, और बाहर से अटैक हुआ होगा तो यहाँ के लोग जो है भागने पर यहाँ से बाध्य हुए होंगे, या इस सभ्यता को नष्ट कर दिया गया। तो लेकिन इस थ्योरी के बाद भी कुछ सवाल छूट जाते हैं कि जैसे जो आपकी वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता तो ग्रामीण सभ्यता है, और सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, शहरी सभ्यता थी। अब कोई व्यक्ति गांव से आए अगर मान के चलो शहर में, और उसे फ्लैट रहने को मिल जाए तो तोड़ के झोंपड़ी थोड़े ना बनाएगा, या बंगला रहने को मिले। तो ये सवाल एक ऐसा इतिहास में जिसका कोई जवाब, कोई लॉजिक सही से नहीं मिल पाता है। सबके अपने अपने तर्क होते हैं, अपने अपने तरीके से चीज़ों को साबित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन फिलहाल जो हमारे जो इतिहास के अंतर्गत चीज़ें हैं जो हमारे पढ़ने के लिए, वो ये है कि सबसे पहले हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म कर दिया है, और अब इसके बाद जो हम शुरू करेंगे वो करेंगे वैदिक युग। तो आज जो है हमारा ये क्लास खत्म होता है। आपको कैसा लगा इस क्लास के बारे में बताइएगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।